एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे साथ भी मौजूद होंगे। वेलकम करेंगे आपको सबसे आगे में। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। ठीक नहीं भी होंगे तो आपकी गुड मॉर्निंग सुन के एकदम ठीक हो गए होंगे। आप ठीक हो गए कि नहीं हो गए? आई होप हो गए एकदम से। अच्छा, मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या खैरियत से नए दिन का आगाज कर चुके हैं। आपका फ्रेम से बाहर चला गया। अच्छा, कोई नहीं, चले कोई बात नहीं। अच्छा, इस उम्मीद के साथ क्या खैरियत से है, ठीक ठाक है, नए दिन का आगाज कर चुके हैं। ये करने वाले हैं आपको वेलकम करेंगे। हैव अ वेरी गुड डे। दिस इज सबसे आगे और हम आगे अपनी पुरानी जॉब के साथ, यानी कि आपको इंफोटेन एंड एंटरटेन करने के को लेकर। क्या बात है, क्या बात है। आज 18 फरवरी जो है शुरू हो चुकी है। 18 फरवरी का आगाज हो चुका है। 18 फरवरी हो गई है। जी हाँ, 18 फरवरी होगी और आज का दिन जो है ना चंद घंटों की दूरी पर है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज। तो जो क्रिकेट फीवर है वो बहुत ही हाई हो चुका है। काउंटडाउन ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। कितने घंटे रह गए हैं? अगर हम घंटे तो मैं काउंट नहीं कर रहा, लेकिन कर रहे। अच्छा, वैसे कैसे इत्तेफाक की बात है ना, आपने जब 18 फरवरी की बात की तो मैं रमजान काउंट करना शुरू किया कि रमजान में कितने दिन बाकी है। और आप उसमें भी बहुत कम वक्त बाकी रह गया, लेकिन ज्यादा बड़ा है और हमारे लिए ज्यादा बिजी नहीं। यार, आप मुझे बुरा फील करवाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं आपको अच्छा फील करना चाह रहा हूँ। मैं आपको रिस्पांसिबिलिटी फील कर रहा हूँ कि रमजान इज अबाउट टू कम। रमजान की तैयारियां भी जारी हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। हमारी फुल ऑन तैयारियां जो है रमजान की जारी हैं, लेकिन उससे पहले क्योंकि आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी कल शुरू होने वाला है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जिसमें ऑनेस्टली मुझे तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है क्योंकि न्यूजीलैंड बहुत अच्छी फॉर्म में मौजूद है। इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं, अब अपनी टीम है ना, क्या करे बंदा अपनी टीम को। आप बड़ा रिजर्व होके कह रही है ना, मुझे कोई उम्मीद। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे हम ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीदें नहीं रख रहे हैं, हम पाकिस्तान से नहीं रख रहे। हाँ, तो ये अपनी टीम है ना, हालांकि हमें बहुत ज्यादा उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बहरहाल 29 साल के बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी करने जा रहा है पाकिस्तान और इस टूर्नामेंट में शरीक 4 टीमें जो है वो कराची पहुंच चुकी हैं। बड़े मुकाबलों के लिए टीमें तैयारी भी कर रही हैं। प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें जारी हैं कौमी टीम की जानिब से। बाकी टीमें भी फुल प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स ये मामला जबरदस्त होने जा रहा है बिकॉज़ पाकिस्तान में हो रहा है दुनिया क्रिकेट का दूसरा बड़ा इवेंट। 29 साल के बाद 10 स्पोर्ट्स आपको ये एक्शन लाइव दिखाएगा। और इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया इज इन पाकिस्तान। 2 टाकरे बहुत बड़े हैं। एक तो 23 फरवरी को एक पाकिस्तान इंडिया के अलावा एक है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जिससे लाहौर ही विटनेस करेंगे। ये दोनों बहुत बड़े मैच होने वाले हैं और मुझे लगता है बहुत बड़ा क्राउड भी इनको हिट करने वाला है। डेफिनेटली करने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि हम भी जाएं। वैसे उम्मीद मुझे इसकी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से पूरी उम्मीद मैंने रखी हुई है। मुझे उम्मीद इस चीज की कि पाकिस्तान जीत जाए। प्लीज, उम्मीद भी नहीं है, रिक्वेस्ट ही है कि हमारी टीम जो है ना वो जीत जाए। ये बड़ा जरूरी है। इस अच्छा खेल ले, जीते या ना जीते, अच्छा खेले। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक जो न्यूजीलैंड की टीम है उसके खिलाड़ी पाकिस्तान की मेजबानी से खुश हो गए, जो टूर्नामेंट के आगाज से कबल ही फोटोशूट के दौरान न्यूजीलैंड की जो क्रिकेट टीम है उसके खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ की। और जो फोटोशूट हो रहा था तो कीवी प्लेयर्स ने दिलचस्प जुमले भी बोले। सुनिए जरा क्या ख्यालात थे हमारे कीवी फ्रेंड्स के। तो ये है कीवी प्लेयर्स, और कीवी प्लेयर्स में एक पिक्चर जो है वो मैंने देखी थी केन विलियमसन की होटल में। वो धोती पहन के घूम रहे थे। तो लोग कह रहे थे कि जैसा देश वैसा भेष, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। डेफिनेटली उनका कंफर्टेबल होना बनता है। वो उन्होंने ट्राई सीरीज जीती है, उसके बाद बहुत ही अच्छे मोराल के साथ वो जाने लगे। अच्छा, वैसे ही मुझे ना न्यूजीलैंड के प्लेयर्स और न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी लगती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत अच्छी। आई रिस्पेक्ट योर चॉइस, लेकिन जब से पाकिस्तान छोड़ के गए ना, बस वो दिल पे लिखा गया। मुझे पता था आपने ये बात उसके वो कहते हैं ना, एक दफा वापस आ गए वो। एक दफा अगर कोई बेवफाई कर देना आयशा तो वो दिल पे लिखी जाती है, फिर वो बेवफाई नहीं जाती। आप सेकंड चांसेस पे बिलीव नहीं करते? somehow I don't। अब न्यूजीलैंड के चक्कर में अब क्या पता, हम अगर मैच वैच जीत जाएं तो थोड़ा सा मोराल हमारा हाई हो जाए तो फिर हम कहें, लेकिन मोराल बहुत हाई होना चाहिए पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के लिए भी और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के लिए भी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, अच्छे मैचेस हो, अच्छी क्रिकेट हो। और एक चीज जिसकी मेजबानी कराची वालों ने करनी है वो ये कि स्टेडियम भर दें, नेशनल स्टेडियम भर दें। नहीं आ रहे कराची के लोग। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पूरा जो है ना अच्छी तरह से होस्ट करना है। आप भी होस्ट हैं, जितने भी देखने वाले हैं क्रिकेट लवर्स वो भी होस्ट हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के अंदर। बालाजी, आगे बढ़ जाते हैं और क्रिकेट के बाद एक अहम इशू की जो बहुत ही कंसर्निंग इशू बन चुका है उसकी जरा बात कर लेते हैं। और वो ये है कि मुल्क में बारिशें नहीं हुई हैं और खुश्क साली के बाद आइंदा 3 रोज बारिशों की फाइनली पेशगोई की गई है। बारिशें यूं अचानक हुई, कामयाब हो जाए। वो अब हम गाने नहीं सुन सकते ना, बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, अब नहीं सुन सकते। बारिशें हुई नहीं रही। खैर, जो एक सिस्टम एंटर हो रहा है उसको बारिश ही आ जाए, बारिश आ जाए वो आ ही जाएगा। बारिश जरूरी है उससे ज्यादा। खैर, पंजाब की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा 19 से 21 फरवरी तक बारिशें मुतवक्के हैं। आप कहेंगे रोज आ जाते हैं, कहते हैं मुतवक्के। अब हमें जो फोरकास्ट मिलती है हम आपको बता देते हैं, अब नहीं होती तो अल्लाह का निज़ाम है। अगर हम वस्ती पंजाब की या साउथ पंजाब की खैर आगे बात करें, भक्कर, लिया वगैरह, डेरा गाजी खान, भावलपुर, सादकाबाद चले जाएँ तो इस समेत जो जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं यहाँ पे बारिश एक्सपेक्टेड है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर मेट मौजूद है, जगम साहब। उनसे ज़रा पूछते हैं, वो बता सकते हैं। वैसे अपर दीर है, चित्राल,
सांगला वगैरह, यहाँ पे तो चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है। क्या कंफर्म है या अभी कोई पता नहीं है? जैगम साहब से पूछ लेते हैं। जैगम साहब हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा जैगम साहब, ये वाली जो पेश गोई अब आई है सामने, कितनी उम्मीद रखें कि बारिश हो ही जाएगी? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कवी इम्कानात हैं और इसका ट्रेलर जो है वो कल हमने बलूचिस्तान की कोस्ट पे इंक्लूडिंग कराची देखा कि कल रात कराची में भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई जो कि डेंस क्लाउड होने की वजह से हुई, और इसके साथ साथ बलूचिस्तान की कोस्ट पर भी चंद मुकामात पर हल्की बारिश हुई। ताहम आज अगर इस वक्त की बात करें तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर रीजन है यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, और इस बात की तवक्को है कि आज शाम तक शुमाली बलूचिस्तान, सदरन केपी के, अपर केपी के में आज शाम गए या रात गए जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इसके साथ साथ पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी। ताहम कल और परसों 21 तारीख तक जो है हमारी गलियात, आप कह लें कि जो हमारे सियाहती मकामात हैं यहाँ तमाम एरियाज़ में बारिश और बर्फ़बारी के इम्कानात हैं, और इस बात की तवक्को है कि बर्फ़बारी जो है वो दरमियानी लेवल तक हो जाएगी। तो लिहाजा जो सयाह हजरात इन इलाकों में जा रहे हैं वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स रखें, और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ कोऑपरेट ज़रूर करें। ठीक है, कितनी होगी, कितनी बारिश, इंटेंसिटी क्या है इसकी, ज़्यादा है, कम है, दरमियानी है? दरमियानी शिद्दत तक की बारिश हो जाएगी, और इस बात की तवक्को है कि पोटोहार रीजन, सरगोदा और इस्लामाबाद और इनके मुलिका इलाकों में एक अच्छी बारिश का स्पेल हो सकता है, जिसकी वजह से जो एक तवील जो खुश्क साली थी उसमें कमी आएगी, और जो बारानी इलाके हैं वहाँ पर जो फसलें का बोई हुई हैं उनको एक अच्छा पानी मिल जाएगा। ये बताइए जैगम साहब, हमें नॉर्मली आमतौर पर जब नॉर्मल बारिश होती है, सीज़न के मुताबिक होती है, तब कितना पानी चाहिए होता है, और एटलीस्ट इस वक्त कितनी बारिश की ज़रूरत है जिससे खुश्क साली ना हो? देखें, मैं स्टार्ट करता हूँ बर्फ़बारी से। तो अब तक जो हमारे स्टेशंस जहाँ पे हम बर्फ़बारी रिकॉर्ड करते हैं, तकरीबन अब तक के सीज़न की तकरीबन 30% तक बर्फ़बारी हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितना नीचे जा रहे हैं। अगर इसी तरह हम बारिश की बात करते हैं तो बारिश भी तकरीबन इन तमाम इलाकों में बहुत कम हुई है। मैं आपको बता देता हूँ कि अब तक जो कल तक के जो हमारे बारिश के आदाद शुमार थे वो कितने रहे हैं। जी जी ज़रूर ज़रूर। कल तक की पाकिस्तान ओवरऑल जो है उसमें जो आपकी बारिश थी वो -77% थी, यानी कि 77% जो है वो कम बारिश हुई है पूरे पाकिस्तान में। अगर आप इसी तरह चलते हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में, वहाँ पर भी -77% है, बलूचिस्तान में -74% है, गिलगित बल्तिस्तान में -56% है, केपी में -72% है, पंजाब में -92% है, और सिंध में -98% है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान का जो विंटर सीजन की जो रेनफॉल है दिसंबर, जनवरी, फरवरी जिसकी मैं बात करूं वो 47.1 मिलीमीटर है, जबकि पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। बहुत अलार्मिंग नंबर्स हैं, यानी कि पंजाब में जो रिक्वायर्ड लिमिट थी या रिक्वायर्ड जो ज़रूरत थी उसकी निस्बत सिर्फ 8% बारिश हुई है, और सिंध में सिर्फ 2% बारिश हुई है। बहुत ही अलार्मिंग नंबर है। और ये जो मौजूदा स्पेल आने वाला, ये इसको कितना कवर करेगा सर, कितना उसको बेहतर करेगा? देखिए, ये आने वाला स्पेल कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसकी वजह से हम कहें कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा। एक दरमियानी शिद्दत का स्पेल है जो कि कुछ ना कुछ, आप यूँ कह लें कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है कि कुछ ना कुछ हमें पानी मिल जाएगा। तो बाकी हमें इंशाल्लाह तवक्को है कि आने वाले दिनों में 2 से 3 अच्छे मगरिबी सिस्टम पाकिस्तान में आएंगे ड्यूरिंग मार्च। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। साहब, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रही हूँ, क्रॉप्स जो हैं वो कितनी ज़्यादा मुतासर हो सकती हैं, स्पेशली गंदम की क्रॉप की अगर हम बात करें, अगर प्रॉपर बारिश या जितनी बारिश चाहिए वो नहीं होती तो? देखें, नॉर्मली पंजाब में जब गंदम काश्त की जाती है तो उसको सीज़न में एटलीस्ट 3 दफ़ा पानी लगाना होता है। तो अब जो क्योंकि साथ बारिश भी नहीं हुई है तो अब आपको 5 मरतबा पानी लगाना पड़ेगा, ताहम आपके पास 5 मरतबा पानी लगाने के पानी ही नहीं है। तो लिहाजा इससे ये होगा कि जो आपकी पर एकड़ यील्ड है उस पे बहुत इम्पैक्ट आएगा। जो आपका सिट्टा है वो छोटा होगा, उसमें दाने का साइज भी छोटा हो सकता है। तो जाहिर है जब बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। मैचेस भी होने वाले हैं जैगम साहब, पाकिस्तान में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट बहुत बड़ा हो रहा है, क्या मैचेस भी इससे इम्पैक्ट हो सकते हैं, उन पे भी इफेक्ट हो सकता है?
देखें, कराची के मौसम तो नॉर्मल रहेगा, ड्राई रहेगा, लिहाजा कराची में तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ताहम 19 से 21 तक इस्लामाबाद में तो बारिश है ही है। इस बात का इम्कान है कि लाहौर में भी हल्की बारिश हो सकती है। उसके बाद थोड़ा सा गैप है, फिर मार्च में आने वाला टाइम देखेंगे कि जो मैच के साथ जो है वो आने वाला सिलसिला जो है वो कोरिलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और रमज़ान के अंदर क्या हम उम्मीद रखें? रमज़ान अच्छा गुजर सकता है, थोड़ा बेहतर मौसम रहेगा, बारिशें होती रहेंगी? देखें, अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान जो है वो मार्च में आ गया है और आहिस्ता आहिस्ता हम सर्दियों की तरफ ज़ाहिर जाएंगे। ताहम शुरू के रोज़े तो थोड़े से ठीक रहेंगे, लेकिन इस बात की तवक्को है कि आखिरी 12 से 15 रोज़ों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि मार्च के एंड में गर्मी हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैगम साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने डिटेल्स हमें बताया। ज़ैगम साहब का एक तो ये कहना है कि अगर आपका कोई फैमिली ट्रिप का प्लान है वीकेंड के ऊपर तो प्रिकॉशंस ले लीजिएगा, क्योंकि बर्फ़बारी हो सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हल्का स्पेल है, ऊँट के मुंह में ज़ीरा के बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प करेगा हमें बहरहाल मौसम की सूरत हाल जानने के लिए। तो ये तो थी लाइव अपडेट। इस वक्त जो टेम्परेचर्स की सूरत हाल रहने वाली, आयशा आई थिंक वो आप अगर बता दें तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर मजीद बात कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अच्छा जी, चंद शहरों की सूरत हाल आपको बताते हैं कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या रह सकता है यहाँ पर टेम्परेचर। तो सबसे पहले इस्लामाबाद में कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। लाहौर की अगर बात करें तो यहाँ पर कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। कराची की बात करें तो यहाँ पर कम से कम रह सकता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छी खासी गर्मी आ गई है। पेशावर में कम से कम 11 रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। और आखिर में कोयटा की बात करें तो यहाँ पर फिर भी ठंड बाकी है, कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। अच्छा, कराची का आपने बताया 33 जी, ज़्यादा से ज़्यादा रह सकता है एंड फील लाइक जो है ये 40 पहुंच जाता है। ऑब्वियसली कराची में क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, गाड़ियाँ ज़्यादा है, तो गर्मी ज़्यादा लगती है। हमने अपने मजीद मौज़ूआत की जाने बढ़ना है, फिर वक्त मौसम की सूरत हाल जानी है इस अपील के साथ कि दुआ ज़रूर कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुजूर, उसके ख़जानों में कमी नहीं है, वो बारिश दे, रहमत की बारिश दे, ताकि थोड़ा ये सिलसिला कम और फसलें खास तौर पर पानी ज़ाया मत कीजिए, पानी ज़ाया मत कीजिए, ये भी बड़ा एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। वैसे तो हम लोगों की बचपन से बहुत सारी मेमोरीज अटैच्ड हैं और जो भी लोग बचपन में हैं, यानी कि बच्चे जो हमें देख रहे हैं, वो ऑलरेडी उस फेज से गुजर रहे हैं जिससे हम गुजर आए हैं। उन सभी आपकी मेमोरी अटैच है? बस अब उन्हीं मेमोरीज में से एक मेमोरी होमवर्क भी है और उस होमवर्क से जुड़ी चीज़ें हैं जो कि हमें आज तक याद रहती हैं। चाहे वो आपको ज़बरदस्ती होमवर्क करवाना है, चाहे वो आप मेरी तरह एक क्या कहना चाहिए इग्नोरेंट किस्म के स्टूडेंट बैक बेंचर तो नहीं थे आप? आपको देखकर लगता है कि आप बार-बार मैं बता चुका हूं। ये जो सेगमेंट है ना, वैसे तो ये है बच्चों और उनके होमवर्क के बारे में, लेकिन ये सुनने की जरूरत है तमाम पेरेंट्स को और तमाम टीचर्स को और तमाम स्कूल के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको, कि होमवर्क जो है वो वाकई सवाल ये है कि बच्चों को सीखने में मदद देता है या फिर ये सिर्फ एक गैर ज़रूरी बोझ के तौर पे हमने लादा हुआ है। अपनी अम्मी को भी मैं कहूँगी ज़रा आपने गौर से सुनना है, बड़ी मारें खाई हैं मैंने होमवर्क की वजह से। हमारा तालीमी निज़ाम जो है ना, बच्चों को रोज़ाना होमवर्क देता है, चाहे वो उसमें दिलचस्पी रखते हैं या नहीं रखते। लेकिन क्या हर बच्चे के लिए एक ही तरह का होमवर्क मौसर हो सकता है? उसकी जहनी सलाहियतों के लिए काफ़ी हो सकता है। अब इसके ऊपर बहुत मरतबा बात शुरू हो चुकी है कि हर बच्चा मुख्तलिफ होता है और हर बच्चे को एक पैमाने पर आप नहीं माप सकते हैं। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, अगेन हम इस पर बार बार बात करते हैं, इसको बेहतर होने की जरूरत है, लेकिन क्या इन पहलुओं पर सोच रहा है या नहीं सोच रहा, हमने इस पर बात करनी है। आपकी जज्बात की तर्जुमानी करेंगे हम बिल्कुल, और इसको डिस्कस करेंगे कि होमवर्क होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आपकी जो करिकुलर एक्सीलेंस है उसके अंदर क्या वैल्यू ऐड करता है। इस वक्त हमारे साथ आयशा रज़ाक मौजूद हैं, तालीम है, उनसे जरा राय लेते हैं। वो खुद भी आई बिलीव कहीं ना कहीं तो तंग होंगी होमवर्क से। वेलकम आयशा, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, होमवर्क कितना ज़रूरी है बच्चों की अच्छी तालीम के लिए? अच्छा देखिए आयशा इमरान, आपने जैसे कहा, सबसे पहले तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि होमवर्क लाइक एनी अदर टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रैटेजी, एक ओवरऑल जो स्कूल का कॉन्टेक्स्ट है ना, आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते। तो क्लासरूम में बच्चा टाइम कैसे स्पेंड करता है, टीचर उसके साथ कैसे इंगेज करता है, बच्चा वहाँ पर प्रोडक्टिव टाइम गुजार कर आता है या नहीं, बहुत हद तक होमवर्क मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, किस तरह का होमवर्क मिलना चाहिए और कितनी अमाउंट में मिलना चाहिए किस उम्र के बच्चे को, ये बहुत हद तक डिक्टेट होता है इस बात से कि वो जो स्कूल में टाइम गुजरा था वो कैसे गुजरा था। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके स्कूल की क्वालिटी अच्छी है, आपकी क्लासरूम टीचिंग की क्वालिटी अच्छी है, टीचर अपने बच्चों को वो टाइम प्रोडक्टिव तरीके से गुजरवाता है स्कूल में,
तो फिर होमवर्क देने या ना देने उसका क्या फ़ायदा हो सकता है, हम उसकी बात कर सकते हैं। अगर स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, आप जितना मर्जी होमवर्क दे दें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारे यहाँ यही समझा जाता है ना कि जितना ज़्यादा होमवर्क देंगे, स्पेशली पेरेंट्स भी ये समझते हैं घर आके बच्चा फ़ौरन से अगर बुक्स लेकर बैठ गया है या थोड़ी देर बाद भी बुक्स लेकर बैठ गया और अपना होमवर्क कर रहा है और बहुत देर उसको लग गई है, तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल टाइम के अंदर पढ़ाई हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। घर आकर जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर बच्चे को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम और ये सेग्रीगेशन की हुई है, ये ठीक है टाइम की बच्चों के? अच्छा आयशा, इसमें थोड़ा सा मैं अपना जो जवाब है ना, हम छोटे बच्चों की बात से बात शुरू कर लेते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात से, क्योंकि थोड़ा बहुत फ़र्क होता है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कि बच्चे को होमवर्क देना चाहिए नहीं देना चाहिए, लेवल्स के मुताबिक उसमें फ़र्क आ जाता है। तो लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी किड्स फर्स्ट। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर जैसे मैंने कहा, अगर स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है और टीचर वो सब कुछ कर रहा है जो उसे क्लासरूम में करना चाहिए, तो बहुत छोटे बच्चे को या प्राइमरी लेवल के बच्चों को बहुत ज़्यादा होमवर्क देने की या रोज़ होमवर्क देने की, और कुछ केसेस में मैं तो कहूँगी जैसे प्री स्कूल, किंडरगार्टन 1, 2, 3 शायद होमवर्क देने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि हमारे स्कूलों में, अक्सर स्कूलों में, कुछ स्कूल अच्छे भी होते हैं लेकिन अक्सर स्कूलों में क्योंकि पढ़ाई उस तरह से नहीं हो रही होती जैसे होनी चाहिए, तो वो टीचर भी शायद मेरे ख्याल में एक महसूस करते हैं कि अगर मैंने होमवर्क दिया और ज़्यादा दिया तो शायद उससे लगे कि ये टीचर बहुत काम करवा रहा है, ये करवा रही है। और वही चीज़ पेरेंट्स ने भी अपने अंदर इंटरनलाइज कर ली है कि अगर टीचर ने मेरे बच्चे को होमवर्क नहीं दिया, इसका मतलब है टीचर इज़ नॉट इंटरेस्टेड। फ़ोन करके माँ कह रही होती है, आप तो होमवर्क ही नहीं देते। लेकिन बहुत छोटे बच्चों को देखें, जिन ममालिक में एक बच्चों की होलिस्टिक अपब्रिंगिंग या ग्रोथ के ऊपर तवज्जो दी जाती है और एकेडमिकली वहाँ भी बच्चे एक्सेल करते हैं, वहाँ पर इस बात का पता है एजुकेशनिस्ट्स को भी और पेरेंट्स को भी एतबार है अपने स्कूल्स के ऊपर, और वो ये बात इसलिए दे गो अलॉन्ग विद इट कि बच्चे ने जो 4-5 घंटे, अब कोई कम तो नहीं होते एक छोटे बच्चे के लिए 4-5 घंटे स्कूल के, अगर वो ठीक से स्पेंड कर लिए हैं और जो पढ़ाना था आपने, जो ड्रिल भी करवानी थी वो उसमें करवा ली है, तो फिर अब जब बच्चा घर जाएगा तो फ्री प्ले का टाइम बहुत ज़रूरी है। अब बच्चे को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, लेट्स सपोज एक क्लास में 40 बच्चे हैं, हर बच्चे का कैलिबर भी अपना है, हर बच्चे का अटेंशन स्पैन भी अपना है, फोकस भी वो अपने तरीके से करता है, हर बच्चे की फैमिली या उसका सेटअप जहाँ पे वो रहता है वो भी अपना है, लेकिन होमवर्क सबके लिए सेम है। तो क्या ये ठीक है, या बच्चे से वेरी करना चाहिए कि इस बच्चे को इतना होमवर्क मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए? अच्छा इमरान, अगर हम आइडियल सिनेरियो की बात करें ना, तो फिर तो हम बिल्कुल ये कहते हैं कि हर बच्चा, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आपको होमवर्क में ऐसा टास्क मिलता है जिसमें आप बड़ा मोटिवेटेड फील करते हैं, आपको मज़ा आता है होमवर्क करने में। कई दफ़ा उसकी वजह ये हो सकती है कि वो चीज़ आपको इतनी अच्छी समझ आई होती है कि आप फ़ौरन होमवर्क कर लेते हैं एंड यू फील लाइक आपने कुछ अकम्प्लिश किया है। और कई दफ़ा वो फ़र्ज़ करें टास्क बेस्ड कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट छोटा सा दिया हुआ है, वो ऐसे कॉपी करने वाली चीज़ नहीं है, तो बच्चा उसमें भी मोटिवेटेड, एक नई चीज़, कोई क्रिएटिविटी, कोई क्यूरियोसिटी, वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। देखिए लेकिन ये आइडियल, एक अच्छी हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्कूलों में ये चीज़ बहुत आसान, बहुत मसले हैं आयशा, बहुत हम भी जिन स्कूल से पढ़ के आए हैं ना, अब बैठकर जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे एहसास होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी। कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक लाइव कॉलर मौजूद है याहिया कराची से, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं या कुछ पूछना चाह रहे हैं। याहिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। जी बताइएगा, क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए बात ये है कि मेरी नज़र में आपने बात की ना, सारा स्कूलिंग सिस्टम हमें चेंज करने की ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि जो ऐसा होमवर्क जो बच्चों पे स्ट्रेस डालता है मेरे ख्याल में बहुत गलत है, क्योंकि ऑलरेडी इतना उनके पास स्ट्रेस होता है। दूसरी बात पे बड़ी बात है कि आप जब क्या एजुकेशन दे रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, क्या वो वहाँ क्या सीख के जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि डेफिनेटली अगर आप घर पे जाते हैं और इतना टाइम होमवर्क पे लगा लेते हैं तो फिर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कर नहीं सकते, क्योंकि ट्यूशन भी पढ़ रहा है बच्चा, स्कूल भी जा रहा है। इट टेक्स टू मच टाइम एंड पुटिंग स्ट्रेस ऑन द चिल्ड्रन। यही चेंज से क्या मुराद है आपकी? होमवर्क कल्चर खत्म करना, ये चेंज आप कह रहे हैं, या कम करना? देखिए होमवर्क कल्चर खत्म हो रहा है सर, आपको खत्म करना पड़ेगा। इसकी वजह कि इफ यू आर ट्रेंडिंग इफ यू आर वांट टू मतलब आप दुनिया के साथ मैचअप करना चाहते हैं, आप देखें यूएस, कनाडा वगैरह में होमवर्क नहीं मिल रहा है इस वक्त, उन्होंने होमवर्क का सिस्टम खत्म कर दिया। मेरा जो मैम से सवाल है, मैम मेरा ये सवाल है कि बजाय होमवर्क देने के, व्हाट डू यू थिंक कि हम बच्चों के ऑब्जर्वेशन पे कितनी तवज्जो देते हैं? वो सीख के क्या आता है उसके उस असाइनमेंट को लगाए ना कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन क्या है, उससे आप सीखने की कोशिश करें, उसको सिखाने की कोशिश करें। Right, yeah. से अबाउट दिस।
ठीक है, थैंक यू याया जी। अच्छा, याया ने काफ़ी अच्छी बातें की हैं और मेरे ख्याल में हम भी यही बातें कर रहे थे। एक चीज़ जिस पे मैं थोड़ा सा मेरा इख्तिलाफ़ राय है वो ये कि किसी भी मुल्क ने एज सच होमवर्क ख़त्म नहीं किया है, मतलब एज पॉलिसी होमवर्क हर जगह, नेचर ऑफ होमवर्क चेंज कर दिया, नेचर ऑफ होमवर्क, अमाउंट ऑफ होमवर्क। देखें, जिस तरह मैंने कहा ना, अच्छे स्कूलिंग सिस्टम्स में टीचर को पता होता है, पता होना चाहिए कि मुझे अपने बच्चे को होमवर्क देना है, नहीं देना है, कब देना है, कितना देना है। और तो ये चीज़ें बहुत हद तक टीचर की जजमेंट पे छोड़ी जाती हैं। जैसे हमने कहा कि बहुत छोटे बच्चे को होमवर्क की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए अगर क्लासरूम टीचिंग बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आयशा और इमरान, कई जगहों पे कहा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी की अगेन बात करें कि रीडिंग फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप उस तरह का ट्रेडिशनल होमवर्क ना दें, लेकिन रीडिंग पे जोर दिया जाता है कि घर जाके आपके पास एक फ्री रीडिंग का अगर 10, 15, 20 मिनट आप रोज़ लगाते हैं तो दैट्स गुड फॉर यू, खासतौर पे छोटे इस एज के बच्चों के लिए। लेकिन फिर साथ में रीडिंग मटेरियल होना घर के अंदर, या तो बुक्स आपके पास इतनी हो या स्कूल, लेकिन फिर हमारे जैसे मुल्कों के अंदर जहाँ पर घर में एजुकेशनल एनवायरनमेंट हर बच्चे को एक तरह की नहीं मिलती, तो फिर स्कूल का काम है कि वो एक स्कूल लाइब्रेरी हो या क्लासरूम लाइब्रेरी हो जहाँ से मटीरियल्स बच्चा लेके जा सके और रीडिंग कर सके। हम सुनते रहते हैं कि 5वीं तक बच्चा पहुंच जाता है लेकिन सेकंड ग्रेड की रीडिंग उसको करनी नहीं आती। सो रीडिंग में भी इज समथिंग कि जिससे आप बच्चा कुछ सीख सकता है। उसके अंदर फिर एक वो डिबेट अलग है कि अगर मतलब तब्दीली करने की ज़रूरत है, लेकिन अगेन वही वाली बात है, एकदम से आप तब्दील नहीं कर सकते। आपको आहिस्ता आहिस्ता सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि हमारी गलती कहाँ पर है और कहाँ से हमें चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी, क्लासरूम ठीक करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर की ऑब्जर्वेशन जो है ना, जो बच्चों को संभाल रही है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आयशा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बड़ी अच्छी आपके साथ बातचीत रही है। एंड अगेन आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि कहाँ पर कमियाँ हैं और कहाँ किस तरह से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। जबरदस्त बात है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है और हम इस पे बात करते रहते हैं। आयशा ने कम वक्त में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी सूरत हाल को। अब थोड़ा सा वंस अगेन, हम इससे पहले चूंकि मौसम की बात कर रहे थे और पानी की कमी की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में पानी की किल्लत का खदशा पैदा हो गया है और जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए हाउसिंग है उसके इजलास में जो सीडी हुकाम है उन्होंने ब्रीफ किया है और उन्होंने बताया है कि इस्लामाबाद में जो रावल डैम है या खानपुर डैम है जहाँ से पानी आता है या सिमली डैम है, यहाँ पे पानी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। अब तो खुश्क पड़ा हुआ है और सूरत हाल ठीक नहीं है। और इससे पहले हम चूँकि अपडेट भी ले चुके हैं, पंजाब में तो 92% डेफिसिट है बारिशों का, इसके साथ साथ सिंध में 98% डेफिसिट है। इस वक्त हमने इस्लामाबाद की सूरत हाल को ज़रा फोकस में रखना है कि इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है। पिछले दिनों में हमने ये भी सुना था कि कुछ भल सफाई चल रही है तो 10 दिन पानी नहीं आ रहा, लेकिन अब पानी है भी नहीं तो हम जाया करेंगे तो वैसे कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। सिमली डैम में सिर्फ जून तक का पानी बाकी रह गया है। रावलपिंडी की बात कर ले, वहाँ पर भी पानी की किल्लत है, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आपको याद है हमने अपडेट भी किया था, आपको बताया भी था कि जो कार वॉशेज हैं उनको बंद कर दिया गया है कि भाई जब तक कि पानी का मसला हल नहीं होता 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा घर पे कार धोएंगे। ठीक है, अच्छा जी, सबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं कि रावल डैम की इस वक्त क्या सूरत है। सबा, बताइएगा क्या देख रही हैं आप और पानी नजर आ रहा है आपको और इंतजामिया क्या बता रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावल डैम पर ही मौजूद हूँ और आप यहाँ पर नज़र दौड़ाएं तो आपको पहले जहाँ पर पानी नज़र आता था तो आज वहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है। और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ और यहाँ पर पानी होता था और पत्थर जो हैं अब ऊपर आ गए हैं और पानी जो है वो दूर तक चला गया है। मेरे साथ मेरे कैमरामैन हारून नसीर हैं और अगर हारून नसीर इस तरफ आपको दिखाएँ तो आप देख सकते हैं और अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी कितना नीचे जा चुका है और गंदगी जो है, गंदगी के ढेर सामने आ गए हैं। और ये जो पत्थर और ये जो लोग आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक ये सारा पानी होता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि रावल डैम जो है दिन ब दिन सूखता ही जा रहा है क्योंकि सर्दियों में जो बारिशें होती हैं वो इस बार बारिशें सही तरह से नहीं हो सकी हैं, जिसकी वजह से रावल डैम में जो पानी है वो आहिस्ता खुश्क हो रहा है। अगर हारून नसीर इस तरफ मूव करें तो ये जो पूरा एरिया आपको ये खुश्क नज़र आ रहा है, ये सारा पानी से भरा हुआ होता था और लोग यहाँ पर आते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और बड़ा रौनक मेला लगा रहता था और इसको किनारा पार्क के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि अब हमारे पास जी ये पिकनिक पॉइंट हुआ करता था और अब हालात ये हैं कि हमारे पास रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पानी जाता है वो रावल डैम से ही जाता है। 1 से 1.5 महीने का पानी जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इंतज़ामिया का यही कहना है कि पानी को कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है हम बचा सके। और रावलपिंडी में तो अलर्ट कर दिया गया है कि गाड़ियाँ नहीं धो सकते और ज़्यादा पानी नहीं ज़ाया कर सकते। जिन लोगों ने ज़्यादा पानी ज़ाया किया तो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा,
आपका तो राब्ता रहता है, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन रहता है आपका। शहरी जो हैं वो इस फैसले के बारे में, ये जो किया गया है कि कार वॉश आपको जो है ना नहीं करवानी है, पानी ज़ाया नहीं करना, इस बारे में क्या कह रहे हैं? पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके बारे में शहरियों की क्या राय है? शहरी जो है इस फैसले पर खुश है और उनका यही कहना है कि जितना पानी जो है गाड़ियों में और सर्विस सेंटर में ज़ाया होता है, तो इस फैसले के बाद आया कि कुछ पानी बच सकेगा, क्योंकि अगर हम एक तरफ से सर्विस सेंटर्स को बंद करते हैं तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं आता और दो दिन तक पानी नहीं आ रहा, तो वहां पर पानी जो है घरों में पहुँचाया जा सकेगा। और इस वक्त टैंकर्स इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि 2-2.5 हज़ार वाला टैंकर बहुत सारे ऐसे सीडीए के सेक्टर्स हैं नहीं मिल सकता रिपोर्टेडली, जहाँ पे 10-10 हज़ार रुपए का पानी का टैंकर है। लोग अपने घर के रेंट्स के साथ जो टैंकर्स का बजट है, बिल्कुल कराची का मॉडल लग रहा है ऐसा, क्योंकि कराची में भी लोगों को टैंकर की जरूरत पड़ती है। कुछ सेक्टर्स के हवाले से अपडेट्स हैं, कौन से सेक्टर्स इस वक्त मुतासर हो रहे हैं पानी की सप्लाई को लेकर? और ये जो हालत आप हमें रावल डैम की बता रही हैं, क्या इतलात है? सिमली डैम की भी यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में जो 3 से 4 ऐसे डैम हैं जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद को पानी फराहम करते हैं, वहाँ पर यही सूरत हाल है। जिस तरह ये रावल डैम सूखा हुआ है, ज़ाहिर है दूसरे डैम से हैं, वहाँ पर भी पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। रही बात मुख्तलिफ सेक्टर्स की, तो इस वक्त G9, G10, H13 और G13 में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और उसके अलावा जो है बाकी जो सेक्टर्स हैं जहाँ पर रोज़ाना पानी आता था, वहाँ पर 3 से 4 दिनों तक पानी नहीं आ रहा और लोग जो हैं पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। आप देख सकते हैं कि पूरा रावल डैम इतना ज़्यादा खुश्क हो गया है और अब तो इस गंदे से पानी में से गंदी सी जो है स्मेल भी आना शुरू हो गई है। और इंतज़ामिया का यही कहना है कि जब तक, और जैसा कि आपने इसके हवाले से बताया, ये मेन बनीगाला रोड है जहाँ पे आप हैं इस वक्त मौजूद, तो क्या अब लोगों की बिल्कुल कोई तादाद नहीं है यहाँ पे? वैसे तो वर्किंग डे भी है, शायद इस वजह से ना हो, लेकिन क्या लग रहा है आप अमूमी तौर पे शहरी आते हैं यहाँ पे लोग पिकनिक करने, अभी कोई नज़र नहीं आ रहा? इस वक्त तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। पिछले 2 से 3 दिनों से मैं यहाँ पर विज़िट भी कर रही हूँ और वीकेंड पर भी मैं आई थी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा रौनक होती थी, इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ आती थी, मछलियाँ जो है पकड़ते थे, लेकिन अब वो है सारा वीरान हो चुका है। आपको दूर दूर तक कोई बंदा नज़र नहीं आएगा और ये वीरानी इसी वजह से है कि रावल डैम में पानी जो है खुश्क हो चुका है। अगर आप भी यहाँ पर विजिट करें की जगह नहीं, यहाँ पे बाकायदा मछलियों के शिकार के लिए ग्रुप्स की लोग आते हैं, कभी उन लोगों में हम भी शामिल हुआ करते थे। लेकिन यस, आप ठीक कह रही हैं कि बहुत ख़राब सूरत हाल है। थैंक यू, आपने हमें आगाह किया और कुछ सेक्टर्स की भी निशानदेही की। ये बिल्कुल राइट वे में उन्होंने निशानदेही की। मुझे मालूम है कि बहुत सारे इस्लामाबाद के सेक्टर्स में पानी की शदीद कमी है। 10,000 का टैंकर है भाई देख लें, क्लाइमेट चेंज के असरात जो है ना वो अब आने शुरू हो चुके हैं। खुदा का खौफ हमें भी करने की ज़रूरत है, हम सबको करने की ज़रूरत है, साथ साथ दुआ भी करने की ज़रूरत है और पानी बचाने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, सबसे आगे में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे और मेरी आवाज़ के अंदर जो एक्साइटमेंट है उससे आपको पता चल ही गया होगा कि अब क्या होने लगा। अब जो है ना म्यूजिक का तड़का लगने लगा है, आपका फेवरेट म्यूजिक का तड़का। अच्छा, मैंने कहा कि मेरी आवाज़ में जो खनक फील हो रही है, मैं बस गाने ही वाली हूँ। आप देखिए मैं क्या यार, आप किसी दिन मैंने बहुत जज्बाती हो जाना, गा देना है, ठीक है, लेकिन वो आज वो दिन नहीं है। आज हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं, जिया मलिक, जिनके कई गाने जो है वो बहुत हिट हो चुके हैं, बहुत कम अरसे में उन्होंने अपना नाम बनाया, सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड करती हुई नजर आती हैं और हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे फनकारों के साथ इन्होंने भाई जी की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, रियल फनकारों के साथ। हाँ नहीं, ये जो सबसे अच्छी क्वालिटी है, लाइव बहुत अच्छा गाती है जिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने मल्टीलिंगुअल किस्म का म्यूजिक भी किया है। जिया ने उर्दू, पंजाबी, पश्तो भी गाए हैं, तो जबरदस्त किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड है। इससे पहले कि हम फॉर्मल वेलकम करें, आपको मिलवाएं, जरा थोड़ा सा आपको दिखाते हैं जिया क्या क्या कर चुकी हैं। देखिए, हाय हाय हाय, क्या खूबसूरत आवाज़ और देखने में भी बहुत खूबसूरत है भाई, गाने में तो है ही। वेलकम सबसे आगे, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार, इतना अच्छा तारीफ और इतनी तारीफें बहुत टाइम बाद हुई हैं। I believe you deserve it. इसका मतलब है बहुत अरसे बाद आप किसी अच्छे होस्ट के सामने अच्छे शो में हैं। जब एंकर आपका दोस्त भी हो तो फिर इससे अच्छी क्या बात है। Of course you deserve, जिया। और मैं बहुत बड़ा फैन हूँ भाई जिया के जो लाइव म्यूजिक है ना, और एक टीवी चैनल पे शो भी करी थी, इसमें टोटली लाइव गा रही थी। आजकल तो लोग बेचारे सीडीओ पे रिलाई करते हैं, और इनके साथ इनके गिटारिस्ट भी हैं। अपना नाम और तारुफ आप खुद कराइए, मैं चाहता हूँ। So glad to have you, Zaigam. Thank you very much. आप भी सुबह म्यूजिशियंस का जागना मुश्किल होता है, ज़ैगम आ गए तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। मुझसे पहले आए हैं, आपसे पहले आए, क्या बात है। क्या चल रहा है जिंदगी में म्यूजिक को लेकर? इमरान,
अब फाइनली मैंने अपना माइंड बना लिया है कि यार लोगों के लिए कम गाना है, प्रोजेक्ट्स कम करने हैं, फिल्म ड्रामास के लिए कम गाना है, अपना म्यूजिक करना है। अच्छा। सो इट्स मोर अबाउट माय ओरिजिनल्स दिस ईयर का वो जो रेजोल्यूशन होता है ना कि हर साल हम बनाते हैं कि क्या करें, तो इस साल है अपने ओरिजिनल्स निकालने ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, अभी तक बरकरार है आपकी रेजोल्यूशन? अब बल्कि जनवरी के एंड में ना खत्म हो जाती है। नहीं, मेरा शुरू ही फरवरी से हुआ है। अच्छा। आपका साल इस फरवरी से शुरू हुआ है। सो आई जस्ट रिलीज्ड माय न्यू सिंगल खुदाया रे, माशाल्लाह इट्स डूइंग गुड। थोड़ा सा हम उसकी मार्केटिंग और उस पर प्रमोशंस पे इतना काम नहीं कर सके, वो अभी जारी है, लेकिन जो रिस्पांस आ रहा है, बिकॉज आई ऑलवेज काउंट ऑन द क्वालिटी रिस्पांस, आई एम नॉट मोर अबाउट द क्वांटिटी कि यार लोग कैसे सुने, मुझे जो अच्छे लोगों की तरफ से फीडबैक आता है ना, दैट मींस अ लॉट। बट अगेन व्यूज भी तो मैटर करते हैं। अब आजकल तो व्यूज मैटर करते हैं। डॉलर कहां से आएंगे? क्या सुनाने लगे हैं सबसे पहले हम? सबसे पहले अभी हम जस्ट बिफोर कमिंग हियर वी वर सिंगिंग समथिंग, हमें दिल कर रहा था गाने का, खमाज। अच्छा, आई थिंक इट्स एवरीबॉडीज फेवरेट। ओके। इतनी सुबह सुबह इतना अच्छा करा आपने सुबह सुबह मेरे से रियाज करवाया भाई। क्या बात है, क्या डू यू प्रैक्टिस? आई मीन अदरवाइज ये वैसे तो चलता रहता है ये लाइव शोज में जो गा रही होती है, उसके अलावा डू यू प्रैक्टिस? इमरान अनफॉर्चुनेटली नहीं, मेरी प्रैक्टिस यही होती है। ज़ैगम नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए? ज़ैगम हाथ आ जाए, बड़ी बात है। होता है, बल्कि आई हैड टू कॉल हिम, ज़ैगम यू हैव टू बी देयर। सो प्रैक्टिस उस तरह से रियाज नहीं हो रहा, लेकिन हमारा इनफॉर्मल तरह का रियाज होता है कि हम जो गा रहे हैं वही रियाज है हमारा, नॉट बकायदा रियाज जो कि करना चाहिए। अब तक जितना काम किया उनमें से किस टाइप का काम सबसे ज्यादा पसंद है और क्या आगे प्लान है कि यार इस टाइप का काम और करना है? आई रियली वांट टू डू इनटू मेलो सॉन्ग्स, ज्यादा स्लो वाले, लवी डवी टाइप थोड़ा, है ना? आई विल डू द ब्रेकअप सॉन्ग्स आल्सो। ब्रेकअप सॉन्ग्स आल्सो। आई विल डू द फास्ट सॉन्ग्स। ज्यादा करो, दिल टूटने वाले लोग ज्यादा हैं इस मुल्क में, वो ज्यादा हिट होते हैं। पाकिस्तान में जो सॉन्ग सबसे ज्यादा हिट हैं, जो लोगों को पसंद आते हैं, वो वही है जो हार्ट ब्रेकर्स। हमारे एक दोस्त है, वो कहते हैं कि अगर कैफी का गाना होता ना, कहानी सुनो मुझे प्यार हुआ है, शायद हिट ना होता, था पे हिट हो गया। अभी ये मैंने गाना बनाया खुदाया तेरा शुक्रिया, कसम से कोई शुक्रिया अदा नहीं कर रहा, कोई भी यार व्हाई आर यू सो हैप्पी। अच्छा देखिए ना, लोग सुनते ही तब हैं जब दिल टूटता है ना, अकेले होते हैं, अकेले बैठ के फिर अपने बात की तर्जुमानी इस तरह से। लिसन दिस सॉन्ग, ये जो कौन सा है? खुदाया तेरा शुक्रिया। अच्छा, इसमें भी कोई ब्रेकअप का तस्वीर? नो नो, इट्स अ शुक्रिया, ग्रेटफुलनेस एंड ग्रैटिट्यूड। शुक्र है, सो ग्रैटिट्यूड करते हैं। सुनाओ थोड़ा सा। खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया मेरे हाल पे जो ये करम किया रे, मेरी हदों को मेरे हाथों से खत्म किया रे, जो उसको मेरे यूं नसीब में है लिख दिया रे, खुदाया तेरा शुक्रिया, खुदाया तेरा शुक्रिया। ओह वाओ, शुक्रिया शुक्रिया हम भी करते हैं। वेरी नाइस। अच्छा जो आप बात करिए ना ये कि वैसे आप मार्केट कम ये वाले, ये किसके लिरिक्स? मेरे। ओह वाओ, मार्केट कम करिए, आपको मजीद मार्केट करने की जरूरत है। यू आर वेरी अंडररेटेड। आई जस्ट रिलीज्ड इट ऑन 14 फेब, वैलेंटाइंस पे हमने लवर्स के लिए किया था, लेकिन मुझे लगता है लवर्स ही नहीं नजर आ रहे आजकल कहाँ है, लेकिन इसको हम लवर्स बाहर नजर नहीं आ रहे हैं, पार्क्स में नजर नहीं आते, रेस्टोरेंट्स में नजर आते हैं। सख्ती हो गई है ना, जरूरी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चल रहा है, क्या होने वाला है आगे? इमरान दिस ईयर, और जैसे मैंने पहले बताया, ओरिजिनल्स पे काम करना है। इंशाल्लाह कुछ
सीजन भी हो सकता है कोई, नॉट अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन You've done an OST as well as with Ahmed Jahan Zeb. अच्छा, yes. okay. ये इश्क रिंदाना बल्कि आई थिंक अभी प्ले भी हो रहा था. So it is with Ahmed Jahan Zeb. Then I have sung for a film also. चश्मे बदूर. I have done so many commercials and advertisements. लेकिन बहुत unfortunate ये है कि अगर आप अपने face को market नहीं कर रहे, then there is no point. Personal branding is very important. अच्छा, interesting part is बहुत सारे producers, directors जो हमारे जानने वाले हैं, दोस्त वगैरह हैं ना, वो ढूंढ रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं, यार इस्लामाबाद में कोई सिंगर है खास तौर पे फीमेल वॉइस, इतनी अच्छी वॉइस, इतनी जबरदस्त वेल टेक्सचर्ड वॉइस आपको कहाँ मिलेगी? मैं तो आई एम अ ग्रेट फैन. आई विश हम वो गाना गा सकते हैं जो हम जीएस अक्सर गवाते हैं अपनी फ्रेंड्स गैदरिंग में. वो ऑब्वियसली इंडियन सॉन्ग है तो हम नहीं गवाएंगे, लेकिन ये इंडियन से मैं बता दूं, मुझे डायरेक्टर्स इसलिए नापसंद करते हैं, आपकी बहुत बॉलीवुड आवाज है. मैं क्या करूं, मतलब अल्लाह ने क्या मसला है? बॉलीवुड में बहुत अच्छी आवाज है, आवाज के अंदर भी आवाज बहुत ही अच्छी है. जस्ट इमेजिन. अच्छा जी, वो धागे गाना थोड़ा सा सुनेंगे. ओके, धागे हमने लास्ट ईयर फरवरी में रिलीज किया था. इट्स अ वेरी नाइस सॉन्ग. मेरी आँखों में है जो बसे ख्वाब सारे पिया है तेरे, आजकल जिद है इनकी यही, सामने तू ही बैठा रहे, सामने तू ही बैठा रहे, दिल के धागे तुम से बांधे हैं पिया मैंने, मैं नहीं हूँ मुझ में तुम ही हो, लगे रहने दिल. वाओ, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. आई मस्ट गिव द क्रेडिट अली मुस्तफ़ा भाई, उनके स्टूडियोज में इन्होंने ये गाना चलते चलते रिकॉर्ड कर लिया. जाते जाते लड़की ने 1 घंटे 1.5 में गाना किया. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. इरफान ने कंपोज किया. हां, इरफान ने कंपोज एंड लिखा भी उन्होंने था, और बहुत अच्छा गाया विद नो टाइम. मैंने कहा हम गाना करते हैं, खड़े खड़े बस कर लिया. अच्छा, इस तरह से जो मैंने सुना बनते हैं ना वो ज्यादा अच्छे बनते हैं, जिनके पीछे बहुत प्लानिंग होती है. बंदा कहता है ओहो बहुत मेहनत थी, लेकिन अच्छा क्या सीन है म्यूजिक का? सही सीन है या थोड़ा अभी भी म्यूजिक में मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान में बीइंग म्यूजिशियन सर्वाइवल क्या सीन है? सर्वाइवल इसलिए मुश्किल है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सिंस इट इज़ द सोशल मीडिया का टाइम. ऑल्सो अब ना इतना टेक्नो और इतना मम्बलिंग हो रही है गानों में कि वो अब देखें हमारे पास जो अब जेनजी के सिंगर्स हैं, अब आप उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही क्या सुनना है. What's the difference in जेनजी का सिंगर और पहले वाला सिंगर? Because they cannot sing live. Unfortunately, most of them cannot sing live. Even you attend a concert, the गाना वो पीछे playback पे चल रहा है and they are just singing along. They are not singing जो proper हमारे जो पुराने singers हैं. नहीं, वो इतना सुरीला गाना है ना, हिट कौन तला वो है ना. कौन तला अब मुझे बताएं. This is what Gen Z listens. मैं कहता हूँ सुन कैसे लेते हो? Rap and all, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, but I think सुर का जो फैक्टर है that should not be missing. वो कहते हैं भाई बस हमारी वाइब कनेक्ट होनी चाहिए. Do you know what a vibe is? It is all about vibe now. It is all about vibe. Gen Z को लेकर it is all about vibe. मैं भी एक इवेंट मैंने अटेंड किया पिछले दिनों और मैं वहाँ पे जाके मैं कवाली सोच के गई थी. मुझे लगा था कवाली होगी यहाँ पे और मैं वहाँ जाके ट्रॉमा में थी because they were all about vibe and no सुर, no lyrics and even कुछ में तो कर्स भी कर रहे थे और people were loving it. यार बड़ा कभी-कभी परेशान हो जाते हैं. हो क्या रहा है? खैर, coming back to the music, कुछ और सुना. ओके, आज मतलब आपने सुबह के वक्त मेरा पक्की प्रैक्टिस होनी है और अभी तक सुरखुर हुए हैं आप, प्लीज. अच्छा, एक आजकल गाना बहुत हिट है लेकिन एक अब हम जब जेनजी की बात करें तो ये भी आजकल के ही सिंगर्स हैं. दे आर सिंगिंग टू गुड, बहुत अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं. इनका गाना है लेकिन. तू मेरा था क्यों ना रहा, या तो कर दे मुझको रिहा, या तुझको आता ही नहीं है करना प्यार, हाँ करना प्यार. की कर गया है मेरे ना कीता है मेरा बुरा हाल, तू मेरी याद ले जा, मेरे सहारे ले जा, जिन्ने में दर्द सहले एक पल्ले तू भी सह जा, तू मेरी याद ले जा, मेरे सहारे ले जा, जिन्ने में दर्द सहले एक पल्ले तू भी सह जा. की कर गया है मेरे ना कीता है मेरा बुरा हाल. जाने
हमारे साथ तो आपकी वाइब कनेक्ट होती है, मिलेनियल से हमारे साथ आपकी कनेक्ट होती है, जेनजी के साथ भी हो जाएगी। पश्तो में भी आप गाती हैं? वो भी उसमें आप क्या सुना रही हैं ये बताएं। पश्तो भी गाना, पश्तो में मैंने 4-5 गाने किए हैं लिटरली, और मुझे याद नहीं है, लेकिन 1-2 लाइन्स हैं जो हमने खुमारे दिया के थे। लश्की तोरे करां छोदला सख्वार दी, जाना नस्तर के में खुमार दी, लगे पे तोरे कमरा छोदला सख्वार दी, जाना नस्तर के में खुमार दी, औ जाना नस्तर के में खुमार दी। बोलिए। मैं गलत गाने से बेहतर है पश्तो में। हाँ, पठान बहुत माइंड करते हैं भाई। आपको पता है पख्तून लिरिक्स ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, जितना भी आपने अभी अभी कौन सा ऐसा म्यूजिशियन है दैट थिंक बहुत अच्छा काम कर रहा है, इससे ख्वाहिश है किसके साथ? पाकिस्तान में ऑफ कोर्स। पाकिस्तान में आई लव अली सेठी। Ali Sethi. I would love to work with Ali Sethi. We have Bayan is doing really beautiful good. Singer. Yeah, we have this जिनका वो गाना है हुए फासले। हुए फासले। Oh my God. समझ आ गई। So QB and Kavish. Yes. So we have Kavish, we have Ali Sethi, we have Bayan. Also वो तो हमारे आतिफ, और वो तो हम हमेशा चाहेंगे। और म्यूजिक प्रोड्यूसर्स में who do you think is doing great? देखिए अली भाई is doing good music। अली भाई is doing good music। वो हमारे आने से बहुत आगे वाले टाइम का म्यूजिक कर रहे हैं। वो अभी से म्यूजिक इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। हम इसलिए आगे निकल जाते हैं। बट पाकिस्तान में देयर आर सो मेनी पीपल अंडररेटेड भी हैं कुछ बहुत। हम जैसे इस्लामाबाद में भी मैंने इब्राहिम की बात की, मैंने भी ये गाना जो खुदाया रे किया है विद इब्राहिम। ऑल्सो अहमद जहांजेब इज डूइंग गुड कॉम्पोजिशंस। जुल्फी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलो थोड़ा आजमाते हैं आपको, कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको सिंगिंग छोड़ के कुछ और कर लेना चाहिए? First name comes in your mind. मुझे बहुत लोग मुझे ना वो कर देंगे, कौन तलहा, कौन तलहा। अच्छा, तलहा। I think his rap is good. अच्छा, let's suppose अगर तलहा सिंगिंग ना करे तो क्या करे? If you suggest a Talha is profession. very good in cursing, so he can do that. स्टेज पे जिस तरह से वो लोगों को बैश कर रहे होते हैं, I think. लेकिन पाकिस्तान में there are so many names I cannot take, please. मैंने काम करने से इंडस्ट्री में। आने वाले वक्त के अंदर या मौजूदा वक्त में भी रैप म्यूजिक इतना इन है, for the musicians like you, they might have to work with No, I'm not going to do that. नहीं करना कभी? मैं रैप शायद करूं, लेकिन that should be a quality rap. Quality rap. अब देखिए तलहा अंजुम का ये गाना है, चल तू अब जरा मुस्कुरा दे, स्माइल नाम है गाने का, एंड इट इज अ गुड सॉन्ग। सो व्हाई डू वी हैव टू लेम लिरिक्स के साथ आपने क्यों करना है रैप? लेकिन मेरे ख्याल में उसकी ऑडियंस ऐसी है कि उसकी ऑडियंस उसको पसंद है। ऑडियंस को तो तेज करना है। सबसे ज्यादा स्ट्रीम हुआ है वो ऑन। हमने ऑडियंस आप ट्रेन करना चाह रही हैं ऑडियंस को? यस, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। But Talha is a very humble guy. We met him on BCW. Talha, हम मजे में क्रिटिसाइज करें, ठीक है? तो इसको नहीं यार, क्यों आप मेरा दुश्मन? नहीं, it's just fun thing. अच्छा, जाते जाते हम चाहते हैं कुछ और आप हमें अच्छा सा सुनाएं, ताकि बहुत से लोगों का दिन वैसे अच्छा हो चुका है, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। जानी तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वही, सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है वेलकम बैक। क्या एक सीईओ की जाती ब्रांडिंग एक कंपनी की साख, उसका इमेज, उसकी ब्रांड इमेजिंग तब्दील कर सकती है? वी हैव एग्जांपल मार्क जुकरबर्ग, जो कि वाकई में सादा लिबास पहनते हैं, अक्सर नज़र आते हैं, कैजुअल कपड़े ज़्यादा पहने नज़र आते हैं, अपने लिबास की वजह से वो जाने जाते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के दीवाने समझे जाते थे। अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं। उनकी ये तब्दीली सिर्फ उनकी ज़ाती दिलचस्पियों तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके इस नए अंदाज का बराह रास्त ताल्लुक मेटा से और मेटा के मुस्तकबिल से भी है। मेटा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मार्क ज़करबर्ग जो है ना, आपको याद है कि जब उनका नाम आता था एक इमेज हमारे सामने आ जाता था कि वो एक ग्रे शर्ट के अंदर हमें नज़र आएंगे और हमेशा एक ही शर्ट पहनते हैं। इस बात के बारे में भी बहुत बात की जाती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को तब्दील किया और एडवेंचरस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अपना परसेप्शन उन्होंने लोगों के जहनों में जो है ना तब्दील किया है। अब इसका क्या होने वाला है असर इनकी कंपनी के ऊपर, इनके फ्यूचर के ऊपर, इनकी हमें जो
कंपनी की स्टैंडिंग है, मार्शल आर्ट्स जो फाइटर है वो फाइट्स करते हुए नजर आते हैं, एडवेंचर करते हुए नजर आते हैं, जिस्मानी तौर पर अपने आप को बड़ा मजबूत उन्होंने एक शख्स के तौर पर सामने रखा है। अब देखना यह है कि ये एक स्ट्रैटेजी है या फिर इनकी पर्सनल चॉइस है। ऐसा लगता है कि जैसा इनका प्लेटफॉर्म है ना मेटा, चूंकि वो मल्टी डायमेंशनल चीजों को एड्रेस करता है, तो ऐसा लगता है कि ये अपनी शख्सियत के जरिए उसका एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर भी काइंड ऑफ सामने आ रहे हैं, यानी कि वो मल्टी डायमेंशनल किस्म की पर्सनैलिटी। लेकिन ये हमारा ख्याल है, वी हैव एन एक्सपर्ट टू टॉक अबाउट इट, कि क्या इसका असर होता है और ये जो ब्रांड इमेजिंग है, इसका जो पर्सनैलिटी इमेजिंग है उस शख्स की जिसकी वजह से वो कंपनी जानी जा रही है, इनका कितना कोरिलेशन है। और मार्क ज़ुकरबर्ग इन पर्टिकुलर बड़ी अच्छी एग्जांपल के तौर पे सामने आया, वो क्या हो सकता है। तो हमें इस वक्त इरम ज्वाइन कर रही हैं जो कि प्रोफेशनल हैं, इरम हसन। उनसे जरा पूछते हैं कि वो हमारी इस बात से मुत्तफिक किस हद तक है और फिर फर्दर जानने की भी कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच इरम फॉर बीइंग विद अस। आप हमारे इस इंट्रो को लेकर और मार्क ज़ुकरबर्ग की रीसेंट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आप क्या कहेंगी? डज इट रियली इंपैक्ट अ कंपनी? उनका सीईओ क्या पहनता है, कैसा दिखता है? Thank you so much for having me once again and it's my pleasure. And first and foremost, I think आपने एक बहुत ही excellent example दी है regarding personal branding and personal image. A lot of people do not really understand this, लेकिन एक personal branding एक process है जिससे हम अपनी online image और reputation को maintain करते हैं। अब एक CEO, a world renowned CEO like Mark himself, his company deals with things around the world. लेकिन थ्रू हिज पर्सनल ब्रांडिंग ही इज़ एबल टू शो हिज पर्सनल लाइफ एज वेल। वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू अपनी इमेज बिल्डिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर रहा है एंड लोगों को दिखा रहे हैं बिट्स एंड पीसेस अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, अबाउट हिज इंटरेस्ट, अबाउट अदर थिंग्स दैट ही इज डूइंग, विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज एज। इरम, आपको लगता है कि ये मार्क की ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इज इट स्ट्रेटेजिक? ये एक प्लान के साथ की जा रही है उनकी टीम की जानिब से, या फिर ये जस्ट उन्होंने अपने आप को चेंज करने की या परसेप्शन चेंज करने की एक कोशिश की है? स्ट्रैटेजी नजर आती है आपको इसके पीछे? It could be a bit of both. Definitely it could be a strategy move as well because आज के ज़माने में more and more people are tilting towards personal branding. आप एक corporate sector में क्या काम करते हैं and आप अपनी personal life में क्या काम करते हैं, आप अपनी image building किस तरीके से करते हैं, that is mattering a lot in today's world. And I do feel that this could be a very strategic moving forward. ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में ज़रा बताइए इरम, फिर कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है किसी भी एक आम इंसान के लिए? सेलिब्रिटीज़ की या जो बड़े लोग हैं जो जिनका नाम है हमें नज़र आता है, फेमस लोग हैं, उनकी तो हम बात करते हैं। एक आम इंसान जो है वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग किस तरह से कर सकता है जो उसकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी अफेक्ट करे? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। आपका ताल्लुक चाहे किसी भी शोबे से हो, लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में सिर्फ एक सीवी का होना या डिग्री का होना या कम्पिटिटिव होना इज़ नॉट इनफ बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ टफ। पर्सनल ब्रांडिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं? जस्ट लाइक क्विक स्मॉल पॉइंट्स, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, आपकी स्किल्स, एक्सपर्टीज, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपका लॉन्ग स्टैंडिंग पैशंस क्या हैं, यू नीड टू टॉक अबाउट दैट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप ये अल्टीमेट टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसको रीच आउट करना चाहते हैं एंड आपका मोटिव क्या है? करियर एडवांसमेंट है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको इन्फ्लुएंस बनाना है अपना। All of this and much more is possible because of personal branding, which is a great advantage और एक fair advantage है, सबके पास access है। जैसे आप मार्क की एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें मुझे लगता है कि आप ये मेरा पर्सनल ख्याल है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि आप अपने जो फेलो सीईओज हैं उनके बीच में तो आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे पहले आयशन उनकी ग्रे शर्ट का या ब्लैक शर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, तो एक दो शर्ट्स में हमें नज़र आते हैं। इसी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो बहुत सादा कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज को हेड करते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप फेलो सीईओज के अंदर तो अपने आप को हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन इसका आपके बिजनेस से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। क्या अब अगर आप उस अटायर के अंदर आ रहे हैं तो पॉजिटिवली वाकई इम्पैक्ट करेगा उनका बिजनेस? कैसे करेगा? आई थिंक very very positively. Mark का एक सिंपल शर्ट पहनना displays the kind of a man he is or the kind of values that he stands for. अगर वो लोगों को ये दिखा रहे हैं कि simplicity के थ्रू भी he is able to achieve so much more in his work life or professional life, that itself is a mission. Also personal branding is not just about कि हम competition से सिर्फ कितना stand out कर रहे हैं. It's about कि हम अपनी थॉट्स को, आइडियाज को, हम अपनी लाइफ को किस तरीके से डिजिटल फुटप्रिंट्स पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज नॉट जस्ट अबाउट स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द सीईओज फॉर मार्क, आई एम श्योर इट्स अबाउट लीविंग एन इम्पैक्ट ऑन मिलियंस ऑफ पीपल, बिलियंस ऑफ पीपल हु फॉलो हिम।
परसेप्शन कितना मैटर करता है, और ऐसी कोई एग्जांपल हमारे पास क्या मौजूद है कि स्ट्रैटेजी तब्दील करने से या फिर पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो बेहतर करने से कोई बिजनेस ग्रो किया हो? Extremely. I think I would like to give my own example. Since I started working on my own personal branding, I'm sitting here as well. Like this is the opportunity I got via an online platform because I was consistently working and showing up, and I was selling my services and I was talking about things that interest me. Also, अगर मैं अपनी personal branding की बात करूँ, आप जो भी सर्विसेज सेल करते हैं, आपकी जो भी सेट ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज है, अच्छी एग्जांपल आपने दी है, टॉकिंग अबाउट इट, दैट हेल्प्स। बहुत अच्छी एग्जांपल हमें तो इतना यंग इरम को देख के लगा भी नहीं इतनी शकील बातें आप करेंगे। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में जरूर बैठेंगे इरम हम। जी, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद आपको कहेंगे और एक मरतबा फिर से ये सवाल उठाएंगे कि कारोबार करना बेहतर है या फिर नौकरी करना बेहतर है, और नौकरी में भी अगर बैरूनी मुल्क नौकरी अगर मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है या अपने मुल्क के अंदर करना। अगर कारोबार करना है तो कितना सरमाया होना चाहिए, क्या आपको प्लानिंग बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कौन सा कोर्स करके आप बैरूनी मुल्क जा सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कौन कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी नौकरी मिले और यहीं पर बैठे हुए आपको बाहर की नौकरी या बाहर का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए तो वाले न्यारे हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए तरीका कार क्या है, इसके ऊपर हमने बात की है। वारे न्यारे नहीं होते आयशा साहिबा, बहुत मेहनत करना पड़ती है। आप पाकिस्तानी वैसे ही समझते हैं बाहर डॉलर्स लगे हुए हैं, पाउंड्स लगे हुए हैं, बहरहाल पाकिस्तान से बहुत सारे लोग समझते हैं जी बाहर करियर अच्छे हैं। हमारे साथ एक बड़े जबरदस्त बिजनेसमैन मौजूद है, मंसूर नकवी साहब। पिछले दहाइयों से अपना बिजनेस सेट किया है, माशाल्लाह कामयाब आदमी है। तो हमने जरा सोचा उनके मॉडल पे अमल करते हुए हम जरा पूछे कि कैसे एक अच्छा एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे खुद को बनवाया जा सकता है। सबसे पहले मंसूर भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम, आप तशरीफ लाए। एक अगर हम कारोबारी दुनिया की बात करें तो इसमें जमकर रहना है तो पहला कदम क्या हो सकता है? हाउ टू बी अ गुड एंड सॉलिड बिजनेसमैन? जब भी आप कहीं भी, जो हमारे तमाम पाकिस्तानी का इशू है कि जब आप माइग्रेट करते हैं किसी भी कंट्री में, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो किसी भी दुनिया के अंदर हो, तो वहाँ पर आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट होते हैं। और वहाँ पे सबसे बेस्ट होता है कि आपको, अगर आप अपना छोटा सा सेटअप कर लें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंज आ सकता है। इसके लिए ज़्यादा बात है कि कहना आसान है कि आप बिजनेस का सेटअप कर लें और चेंज आ सकता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई जो है वो गाइडर चाहिए, मेंटोर चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। तो अगर ये आपको चीजें मिल जाएं तो आप अपना छोटा सा कारोबार जरूर कर सकते हैं। ठीक है। मैंने भी अपनी जिंदगी का आगाज जो है बीइंग अ यंगस्टर 96 के अंदर स्टार्ट किया और 25 कंपनीज कनाडा के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, पाकिस्तान में आपके सेनेटर कैफे बड़ी इमार के अंदर, और बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कवर की। लेकिन मेरे ख्याल में शायद ये किसी मेंटोरशिप का और डेडिकेशन का ही नतीजा है। और मैं अपने तमाम यंगस्टरों को यही, तमाम जितने भी प्लेटफॉर्म हमारे पास मौजूद होते हैं, चाहे वो लोकल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि उनको बताएं कि अपनी उम्मीदों को मत छोड़ो, कुछ ना कुछ डिस्कवरी करते रहो, कोशिश करते रहो, अपना छोटा सा सेटअप करो। जिन लोगों के पास मेंटोर्स नहीं है, गाइड्स नहीं है, उन्हीं के लिए हम ये सेगमेंट हमने डिजाइन किया और आपको मदऊ किया ताकि लोग थोड़ी सी रहनुमाई ले सके। थोड़ा सा बताइए, बैरून मुल्क अगर जो भी नौजवान मौजूद हैं, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से अब वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए उनको? सबसे पहले तो देखिए, आपको जो आप, क्योंकि हमारी जो यंगस्टर जो गलती करती है वो यहाँ पर जिस जॉब स्टेटस पे होती है तो वो चाहती है कि उसको मैं वहाँ पे मेरा रिफ्लेक्शन आ जाए। तो पहले तो मैं तमाम लोगों को एडवाइस करूंगा कि आप वहाँ पे छोटी सी एजुकेशन जरूर ले लें। एजुकेशन से मुराद ये नहीं कि आप कोई डिग्री ले लें वहाँ से, आप कोई भी शॉर्ट कोर्स कर लें। कोई भी शॉर्ट कोर्स, किसी भी लेवल पे शॉर्ट कोर्स आपका होगा, और जैसे ही वो आप शॉर्ट कोर्स करेंगे आप अपने ही घर से छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है तो आपने कोई भी इंश्योरेंस की डिग्री ले ली, आपने कोई भी जो है वो रियल एस्टेट का ले लिया। इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि आप नो मनी के साथ जो है बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर अपना क्लाइंटल आप एक्सपेंड कर सकते हैं। ये डायरेक्शन, इसको लेना फ्रॉम द बिगिनिंग, लोग यहाँ से मिस्टेक करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए ओवरऑल कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है? इनिशियली हम अगर कहें कोई बिजनेस अपना स्टार्टअप करना है, कितना कैपिटल, कितना सरमाया चाहिए शुरू में? आपने 3 महीने का, 6 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने का कोर्स अगर आपने एक रियल एस्टेट का आपने कोर्स कर लिया तो उससे आप अपनी दाल रोटी इतनी जबरदस्त कर सकते हैं कि आपको अगर 100K की भी जॉब मिल जाए, जो कि ड्रीम जॉब है, आपको सिर्फ एक्शन लेना है, आप उसको अचीव कर लेंगे। तो मेरा जो गोल है कि आप
मैं भी 96 में जो कनाडा गया था तो वहां पर मेरे पास भी कोई पैसे नहीं थे। मैंने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हूँ, लेकिन उसके लिए यकीनन मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन मैंने क्या किया कि अपने आप को बिल्डअप करने के लिए अपने आप को, मंसूर साहब अभी जो सिचुएशन पता चल रही है, जो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आ रही है, वीडियोस आ रही हैं कनाडा से, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ नहीं गए हैं और लोग वापस भी आ रहे हैं, दूसरी कंट्रीज भी शिफ्ट हो रहे हैं। देखिए आप बताऊँ आपको, बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ कैनेडियन में दोनों चीज़ से एडवाइस करूंगा। देखिए टैक्सेस को जब पे करना होता है जब पहले कमाएंगे आप, ठीक है। तो बिजनेसमैन का सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि पहले वो अपना खर्चा पूरा करता है, उसके बाद टैक्सेस पैदा करता है। तो अगर ये वाला गुर उसको पैदा लग जाए तो टैक्सेस तो वैसे ही माइनस हो जाएगा उसकी जिंदगी से, क्योंकि पहले आप एक्सपेंस करोगे, खाओगे, पियोगे, रहोगे, उसके बाद आप टैक्सेस पे करोगे। लेकिन जॉब की डेफिनेशन ये है कि पहले पैसे आएंगे, कट के ही तुम्हारे पास आएंगे, तो आपको वहां पे चैलेंजेस रहेगा। जितने भी लोग ये आप बात कर रहे हैं जो कि वापस कनाडा, ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ सैड स्टोरीज के दे गो देयर एंड कम बैक हियर, तो उनके पीछे यही होता है कि वो वहां पर उसकी स्ट्रगल से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो समझते हैं कि शायद हम जो $2-3 यहाँ कमा रहे हैं, यहाँ तो हम अपनी दाल रोटी भी चला नहीं सकते, एक्सपेंसेस मौजूद हैं। लेकिन जो मंसूर साहब नौकरी करने वाले लोग हैं उनके लिए तो मुश्किल हो ही रहा है ना वहां पर रहना, ज्यादा टैक्सों की वजह से। देखिए मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आपकी बिल्कुल टैक्सेशन की बात ठीक है, लेकिन बिजनेस करने के, आपको अर्न करने के बाद टैक्स पे करना है आपको, तो मैं नहीं समझता कोई प्रॉब्लम है वहां पर, पहली चीज। दूसरी चीज, कनाडा जाने की एक एज है, एक उम्र है। कनाडा जो एज है वो अंडर 30 जाए इज अ बेटर वन, क्योंकि वो स्क्रैच से अपने आप को एस्टैब्लिश करता है। जैसे ही आप ओल्ड एज में जाते हैं, यानी आपकी 40 प्लस हुई, 50 प्लस हुई और आप समझते हैं कि कनाडा में जाके आप सेटल हो जाएंगे, आपके लिए बहुत चैलेंजेस आएंगे। आपको वहां पे एनवायरनमेंट का टॉप, एक तो आपने बड़ी वैल्यूएबल सजेशंस दिया है मस्त से कि जी आप कोई सर्टिफिकेशन कर लेंगे तो कम से कम आप अच्छे पैसे कमा सकेंगे। लेकिन लेट्स सपोज मैं पाकिस्तान से जा रहा हूं, मेरा प्लान बन गया, आयशा जा रही है, हम पहले कुछ प्लान कर लें कि सर्टिफिकेशन पहले कर लें, जो ही हम वहां पे लैंड हो तो हमें फौरन कोई ना कोई काम मिल जाए, अपना काम कर सके। क्या ऐसा भी है कि हम ऑनलाइन कुछ कर सकते हैं और वहां पे जाके फौरी तौर पे कोई काम शुरू कर लें? 100%। देखिए आपके सामने अगर मैं एग्जांपल दूं, ACCA कोर्सेज होती हैं आपके ऑनलाइन पे, आपके सारे हो जाएंगे। आपके पास रियल एस्टेट कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करके पहले जाने से पहले कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस कोर्सेज हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करके जाने से पहले कर सकते हैं। तो अगर आपने प्लान किया है, आपको अगेन जो मेरा हमेशा से कैनेडियन और मेरा जो हमेशा एडवाइस होती है लोगों को कि आपको अगर गाइडेंस मौजूद है, यानी आपको अगर पॉजिटिव थिंकर मौजूद है, तो समझें कि आपकी लाइफ का आधा मसला तो वैसे ही हल हो गया और वही आपको जो है वहां पे सेटल कर देगा, वो बहुत स्पीडिफाई करेगा। और मंसूर साहब लोग ये समझते हैं कि बाहर जाकर अगर वहां की नेशनैलिटी मिल गई, इमिग्रेशन मिल गई तो फिर पूरा मसला हल हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग बाहर नहीं आ रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये भी समझते हैं या ऐसा होता भी है कि शादी करके जो है ना उनके लिए सेटल होना वहां पर आसान हो जाएगा। तो वहां पर जो पाकिस्तानी मौजूद हैं, जो काम करने के लिए गए हैं, उनमें ये सोच पाई जा रही है? आपकी बातचीत हुई लोगों से इस बारे में? अगर रिश्ते वहां पर होते हैं तो ये भी एक बड़ा जबरदस्त जरिया है वहां पर सेटल होने का। लेकिन आपको ये बात बिल्कुल फाइंड आउट करना दोनों एंगल पे जरूरी है कि जो आप वहां पर रिश्ता जोड़ रहे हैं वहां पर उसकी ट्रू स्टेबिलिटी क्या है और वो किस पर्पस के लिए आपसे एंगेज कर रहा है। ज्यादा चांसेस अगर ये मैरिज जो है वो बिकॉज ऑफ द इमिग्रेशन है, बिकॉज ऑफ द लाइफ सेटल नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑलवेज। तो ये पेरेंट्स का काम है या दोनों एडल्ट्स का काम है अंडरस्टैंड करें कि ये ठीक है। मंसूर भाई थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस एंड गाइडलाइंस। थोड़ा सा होमवर्क कर लेंगे, अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ टिप्स हमने आपको दिए हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फौरी तौर पर वापस। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस्लामाबाद वाले जो हैं वो अब सुख का सांस ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं जरा ये बताएं। भाई पुलिस ने तारीख की एक बड़ी कार्रवाई की है। हम ऑफ एंड ऑन वाकयात सुनते रहते हैं। 9 करोड़ रुपए की मालियत की जो गाड़ियां हैं उन्हें रिकवर किया गया है। एक गाड़ी नहीं है 9 करोड़ की, 20 गाड़ियां हैं और मालिकान को चाबियां दे दी गई हैं। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग यूनिट ने 4 गैंग्स रिपोर्टेडली और 12 कार चोर जो है उनको गिरफ्तार किया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सिंध से मुख्तलिफ गाड़ियां चोरी की गई। आपको पता है पूरा एक मॉडल मौजूद है कैसे गाड़ियां चोरी होती हैं, ऐसे इलाकों में जाती हैं जहां पे फिर इनको खोल दिया जाता है। तो इसमें डाउन मॉडल गाड़ियां हैं, करोला, मेहरान, खैबर, बोलान, कल्टस टाइप जो लोअर मॉडल की गाड़ियां हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि भाई जहां पे हम इतना क्रिटिसिज्म करते रहते हैं, सवाल उठाते रहते हैं, वहां पे अगर पुलिस ने कुछ अच्छा किया है तो उनकी तारीफ भी करें और फर्दर पूछें कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमें SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद मोहम्मद शुएब खान साहब, जो कि इन्होंने बताया कि इन द सर्विस फॉर 10 ईयर्स। मैंने कहा यू सो यंग, लगते नहीं आप कितने अरसे से कर रहे हैं। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। इनसे ज़रा ये सारा
मैकेनिज्म भी पूछते हैं और इनको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं। शुएब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। आप ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल, शुक्र। सो ग्लैड, माशाल्लाह, अच्छी सक्सेस है, अच्छी कामयाबी है, लेकिन इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, एक कामयाबी पे रुक नहीं सकते। ये कैसे हुआ? सबसे पहले हमें इस सर्टन इवेंट के बारे में बताइए। अराउंड 10 दिन हुए मैंने एज एन एसएसपी ऑपरेशन सेफ इस्लामाबाद का चार्ज अज्यूम किया। इससे पहले आई वाज एसएसपी ऑपरेशन सेफ सिटी इस्लामाबाद। अच्छा। नो बोथ द सीट्स आर विद मी। आई एम लुकिंग आफ्टर द सर्विलेंस कैमराज, जितने भी इस्लामाबाद में कैमराज लगे हैं, कंप्लीट सर्विलेंस भी मेरे साथ है। उसका एसएसपी ऑपरेशंस में ही, और एसएसपी ऑपरेशंस जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं, तो बोथ द सीट्स आर विद मी। सो कार लिफ्टिंग जो है इस्लामाबाद का एक इशू रहा है, पास्ट में भी रहा है बहुत ज़्यादा, और अभी भी मुसलसल कार लिफ्टिंग होती है। उसमें होता ये नहीं है कि ये इस्लामाबाद के लोग होते हैं या जो चोर हैं, जो कार लिफ्टर्स हैं, जो इस्लामाबाद के लोग ही गाड़ी चोरी कर रहे हैं और इस्लामाबाद के अंदर ही घूम रही है। ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान जो कार लिफ्टर्स होते हैं वो इस्लामाबाद आते हैं, एंड दे आर मोस्टली मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अफगान्स। अफगान इजी टारगेट है या अफगान्स आते हैं, फिर उसके बाद सिंध से भी चोर आएगा, बलूचिस्तान से भी आएगा, केपी से भी आएगा। फिर why इस्लामाबाद? Is it मैं आप नो जी, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान कार लिफ्टिंग होती है। जितने भी मेगा सिटीज़ हैं, लाहौर से भी होती है, फैसलाबाद से, गुजरांवाला, गुजरात, एवरीवेयर आपकी चोरी होती है। इस्लामाबाद के अंदर ये होता है कि आपको अच्छी गाड़ी मिलती है, आप प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है अच्छी गाड़ी मिलने की। आपको फिर आपकी एंट्री एग्जिट्स बहुत ज़्यादा हैं। यू आर एट द जंक्शन ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बीच में, आपके सराउंडिंग में। हाँ, ये कह सकते हैं मार्केट अच्छी है अगर मैं अज़राए तफन्नुन को, या बस दे फाइंड एन अपॉर्चुनिटी। फिर आपको केपी से भी एक्सेस करीब है, फिर आपको मोटरवे भी टच कर रही है, देन आपको रावलपिंडी भी टच कर रहा है। लाइक मींस कि यू आर सैंडविच बिटवीन। ये जो रिसेंट रिकवरी हुई है, ये कैसे हुई है? ये कोई ऑनगोइंग प्रोसेस? ये मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह था कि इसमें हमारा एंटी कार लिफ्टिंग जो यूनिट है वो काम कर रहा होता है। तो इसमें 2-3 तरीकों से काम कर रहा होता है। एक तो हम जियो फेंसिंग कर रहे होते हैं, गाड़ी लिफ्ट होगी तो उस जगह कौन आया होगा जिसका मोबाइल चल रहा होगा, वहां से हम नंबर से ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद हमारा पूरा एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है, जो हमें ये पता होता है कि किधर रिसीवर्स बैठे हैं, क्योंकि जब गाड़ी चोरी होनी है तो बिकनी भी है कहीं जाके, तो उसका एक पर्टिकुलर रिसीवर होगा। फिर हर किस्म की, हर मॉडल की गाड़ी का अपना एक रिसीवर होगा। फिर हर गाड़ी अपने एक तरीके से यूज होगी। कभी ये भी हो सकता है कि शायद गाड़ी अफगानिस्तान चली जाए, कभी ये भी हो सकता है कि गाड़ी बन्नू, लकी, मरवत, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान इधर यूज हो रही हो, कभी बलूचिस्तान में यूज होगी। तो हर किस्म की मॉडल की गाड़ी का ये प्रॉपर एक सिस्टम चल रहा होता है। कभी इस तरह भी होता है कि देखिए, जब एनसीपी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आ रही होती हैं बलूचिस्तान आ रही, तो यहाँ से एक अप मॉडल को पजारो टाइप, प्राडो टाइप गाड़ी लिफ्ट हो जाती है। ओके। तो ये गाड़ी को वहां पे ले जाके खोल के एनसीपी गाड़ी के ऊपर डाल दिया जाता है। ओके ओके ओके। तो उसका फ्रेम यूज कर लिया जाता है, उसका फ्रेम उसका ऊपर से उतार के इसके फ्रेम के ऊपर डाल लिया, तब ये गाड़ी तो लीगल होती है। तो इस तरह डिफरेंट किस्म की स्ट्रेटजीज यूज हो रही होती है। जो कार्रवाई हुई है स्पेशली लास्ट 1 वीक की अगर हम बात करें, 20 गाड़ियां जो रिकवर हुई हैं, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे, डाउन मॉडल की गाड़ियां ही ज्यादा उठाई गई हैं। इसके बारे में इसमें ज्यादा ये नहीं है, सिर्फ डाउन मॉडल नहीं है, इसमें क्रोला मॉडल भी है, होंडा ये जो है 2021-22 मॉडल जो न्यू शेप की होंडा है वो भी उसके अंदर है। इसमें आप यूं कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, उनकी भी गाड़ियां मिक्स एंड मैच है। हाँ, जिस तरह ये जो कैब्स चल रही होती है डिफरेंट, वो भी अंदर थी। फिर इस तरह भी होता है कि जो गन पॉइंट पे आप कैब बुक कर लेते हो स्नैच हो जाती है, वो भी उसके अंदर थी। फिर कोई अगर कोई दूसरे लोग हैं जिन्होंने घर के बाहर अपनी एक बड़ा प्रॉब्लम जो कि लकीली सिंस यू हैव टोल्ड, आप सीसीटीवी और सेफ सिटी को भी देख रहे हैं। सेफ सिटी में एक बहुत बड़ा इशू इससे पहले रहा है कैमरास को लेकर कि दे वर नॉट एबल टू ट्रेस द नंबर प्लेट्स एंड रिकॉग्निशन नहीं हो पाती थी। फिर लास्ट टाइम हमारे पास आई बिलीव डीआईजी ऑपरेशंस आए थे, अली रजा जो थे, उन्होंने हमें बताया कि अब कुछ कैमरे चेंज भी हुए हैं, चीजें बेहतर हुई हैं। क्या स्टेटस है इन कैमरास का? इसके ऊपर मैं तो, क्योंकि हम लोग अनफॉर्चुनेटली इन कैमरास पे मेरे जैसे शहरी रिलाय करे होते हैं कि यार कैमरास लगे हुए, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, और जब कुछ हो गया पता लगा जी कैमरा ना तो नंबर प्लेट पड़ रहा है ना चेहरा पड़ रहा है, तो फायदा क्या है फिर कैमरा? मैं देखिए इसमें ना मैं आपको एडवाइस भी करूंगा, इसके ऊपर प्रॉपर एक सेगमेंट इसलिए भी होना चाहिए कि लोगों को भी अवेयरनेस आए कि जब आप रोड पे गुजरे तो ये जो कैमरास ब्लिंक कर रहे हैं, टोटल हैंग कितने, इनके सॉफ्टवेयर, इनका बैक एंड कैसे चल रहा है, इनका सॉफ्टवेयर किस तरह, हम कितने किस्म की नंबर प्लेट को पढ़ सकते हैं। फिर हम नंबर प्लेट की बेस पे गाड़ी को ट्रेस कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी चोरी होगी है तो किस तरह उस गाड़ी का नंबर हमारे सिस्टम में आता है, फिर किस तरह कैमरे के अंदर हिट करती है, फिर किस तरह अगर गाड़ी कोई लाहौर से चोरी होती है और इस्लामाबाद में एंट्री होती है तो हमारे सिस्टम के अंदर वो नंबर, तो किस तरह हमारे लिए पॉपअप जनरेट होता है, किस तरह हम ऑपरेशन पुलिस को मूव कराते हैं। तो देयर इज अ होल सिस्टम। तो सर्विलेंस मैं अगर लोगों की हेल्प के लिए आप यू आर ऑन अ रिस्पांसिबल पोस्ट, अगर बताएं लेट्स सपोज खुदा न खास्ता एक शहरी की गाड़ी चोरी हो गई है, नीचे पार्किंग में गाड़ी नहीं है, क्या स्टेप्स फॉलो करें,
क्या करें? इमीडिएट थिंग जो उसको लाजमी करनी चाहिए, एक उसको 15 पे कॉल कर लेनी चाहिए। आप जो ही 15 पे कॉल करते हैं दैट इज इन द सेफ सिटी। तो हमारे जो कॉल रिसीवर्स हैं कॉल को रिसीव करके उसी टाइम कॉल डिस्पैचर्स को डिस्पैच करते हैं, और फील्ड के अंदर हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं जिसमें डॉल्फिन है, SHOs हैं, जिसमें हमारे DSPs हैं, हमारी पेट्रोलिंग मोबाइल्स हैं, फौरन नाकाबंदियां करती हैं ऑन अक्रॉस इस्लामाबाद। फिर उसी टाइम हम FWO को या मोटरवे के ऊपर हम वो पास करते हैं कि भाई इस नंबर प्लेट की गाड़ी अगर आपके इंटरचेंज से क्रॉस करिए देन यू हैव टू टेल अस। उसको हम पास करते हैं, नाकाबंदियां लगाई जाती है, तो एक तो इमीडिएटली काम स्टार्ट हो जाता है। फिर इसके ऊपर दूसरा ये होता है कि बैक एंड पे हमें पता चल रहा होता है कि यार अगर इस मॉडल की गाड़ी, अच्छा इसमें बड़ी खास बात ये है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा, वो एक पर्टिकुलर टाइप की गाड़ी लाइक 2008 से 2012 तक वो एक मखसूस ग्रुप कर रहा होगा, जिसने 2019 से लेके 2020 मॉडल 21-22 तक जाना है वो एक और ग्रुप होगा, जिसको सेल कर रहे हैं उसके अपने बायर्स हैं। हाँ, अपने बायर्स भी हैं, और दूसरी बात ये है कि गाड़ी चोरी करने का भी अपना तरीका है। गाड़ी के अंदर जब 2012 वाली अलग तरीके से चोरी होती है, 2018 वाली अलग से। लोगों को यकीन कैसे आए, लोग किस तरह से ट्रस्ट करें फिर, क्योंकि अगर सेफ सिटी ये कहलाया जाता है, आप लोग काम भी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों की गाड़ियां फिर भी चोरी तो हो रही है ना, तो लोगों को किस तरह से क्राइम अक्रॉस द ग्लोब ना, अक्रॉस द ग्लोब क्राइम आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपको आए हुए 10 दिन और एक हफ्ते के अंदर आप 20 गाड़ी ला के लोगों को दो और उसको तसल्ली दो। आपकी बाइक्स भी यहाँ से जाती हैं, आपकी दूसरी चीजें भी जाती है, और इंशाल्लाह जिस तरह आपने स्टार्ट में बोला है दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इस चीज को यहाँ से रोकना। जब हम स्टेप रखते हैं तो हमें ये पता चला कि कौन चोर है, ठीक। जब हम इससे अगला स्टेप ये कौन रिसीवर है, फिर हम उसके पीछे जाएंगे, फिर उसके पीछे के इनके बीच में लिंकर्स कौन है। There's one quick thing, एक तो आपको मालूम है कि लोग ज्यादातर बाहर से बड़े गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं और वो पूरा एक मैकेनिज्म है, क्या उनको मकामी मुआवनत हासिल होना लाजमी है कि उनके कोई हैंडलर्स इधर बैठे हुए हों जो उनको सपोर्ट दे रहे हो, ऐसा होता है या ऐसा है? This is an excellent question and believe me this is the very exact thing। मैंने अपनी पूरी इंटेरोगेशन टीम जो एंटी कार लिफ्टिंग सेल है, हमारे आईओज हैं जो हमारे तफ्तीशी जो हैं वो पुलिस है, SHO, मैंने उनको एग्जैक्ट यही चीज बोली कि भाई ये अगर आपका कार लिफ्टर एक है, इसके टॉप 10 कौन है इस्लामाबाद में, कौन इसको पनाह दे रहा है, किसने इसको घर दिया है, किसने इसको कमरा दिया है, कौन इसका दोस्त है, किसके साथ ये उठता है, किसके साथ ये चाय पीता है। सो वी नीड टू कर्व द होल सर्कल जो उसको सपोर्ट कर रहा है। ज्यादा चांसेस किस एटमॉस्फेयर से गाड़ी चोरी होने के होते हैं आपकी? ज्यादातर इस तरह होता है कि आपने बिल्कुल ही अगर अनअटेंडेड गाड़ी खड़ी की हो, आपने घर से बाहर गाड़ी खड़ी की हो, फिर आपने उसके प्रॉपर लॉक का सिस्टम ना किया हो, आपने उसमें प्रॉपर अगर ट्रैकर आपकी गाड़ी में लाजमी होना चाहिए, फिर उसमें हम पुलिस बड़ा असिस्ट भी करती है। जब हमारा 15 का ऑफिस जो है इसके अंदर प्रॉपर जब आप गाड़ी लेते हो या बेचते हो तो आप गाड़ी चेक करवाते हैं पहले के यार ये गाड़ी पे पहले चोरी तो नहीं है, फिर वहां पे प्रॉपर एक सिस्टम भी है 15 क्लियरेंस से कहते हैं। वी आर वर्किंग ऑन द थिंग कि हम इस किस्म का ट्रैकर इंट्रोड्यूस करा सके जो हमारे 15 में डायरेक्टली कनेक्ट हो। अच्छा, कि एक तो मैसेज आपको आ रहा है और एक मैसेज डायरेक्ट पुलिस को भी आना शुरू हो जाए कि अब देखिए अब आपकी गाड़ी अगर सुबह 3 बजे चोरी हुई आपको तो सुबह 8 बजे पता चलेगा। चोरों को ट्रैकर का भी तो पता होता है ना कि ट्रैकर कहां पे लगा हुआ है। नहीं देखिए उसमें अब डिफरेंट किस्म की एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब चोर अगर ट्रैकर लगे तो उस टाइम ट्रैकर वो बेसिकली खोलता नहीं है, वो उसमें जैमर फेंकता है, ठीक है, ट्रैकर का सिग्नल बंद करता है जिस तरह हमारे मोबाइल का सिग्नल ऑफ हो जाता है। तो मेरा उसमें पॉइंट ये है कि मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी गाड़ी सुबह 3 बजे चोरी हुई है और आपको पता लगेगा सुबह 8 बजे 9 बजे जब आप जागेंगे 4-5 घंटे का गैप आ जाएगा उस वक्त। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्ट उसी टाइम आपका ट्रैकर हमारे साथ कनेक्ट हो। एक सवाल जो पब्लिक इंटरेस्ट का है, समा लास्ट क्वेश्चन, आपके जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं सारे बुरे भी नहीं है, सारे अच्छे भी नहीं है, लूप होल्स होते हैं, ताउन नहीं कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक SHO बेचारा शहरी जाता है जी गाड़ी चोरी हो गई, वो कहता है कल आना, अब ये होता है ना FIRs नहीं होती, उस सूरत में कोई मैकेनिज्म बनाया आपने कि अपने उस इंटरनल महकमाना मामले के ऊपर वो किसी हायब तक आप तक पहुंच सके और अपनी शिकायत दर्ज कराए? इस आपको मैं बताऊं बड़े मजे की बात, इस केस के बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये था जब ये सही इसके अंदर मैं अंदर गया, इसमें एक 12 साल का एक बच्चा है, अच्छा, उसकी एक मेहरान की कार थी, मतलब उसके फादर ने उसकी अटैचमेंट थी उस गाड़ी के साथ, तो ही ऑलवेज आफ्टर मी के बहुत ज़्यादा परेशानी में देखा, फिर हमने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ काम स्टार्ट किया, उसकी भी गाड़ी हम लेके आए। तो ये होता है कि अगर SHO अटेंड ना कर रहा हो, DSP अटेंड ना कर रहा हो, SP अटेंड ना कर, देन यू हैव देन SSP, आपके पास ऊपर DIG है, ऊपर IG है, एवरीबॉडी सिटिंग, लेकिन हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि उनको हम अटेंड करें। जिसका नुकसान हुआ है बेसिकली अगर इस नुकसान को हम अपना नुकसान नहीं समझेंगे तो विल नॉट बी टेक केयरिंग ऑफ देम, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको करें भी। और कंसर्न है आपको, मुबारकबाद भी, लेकिन एज ऑफ सेड इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, क्योंकि रोज की बुनियाद पे हो रहा होता है। पुलिस के साथ मिलकर हम कम्युनिटी चलेंगे तो मामलात हल होते चले जाएंगे। अप्रिशिएट करना भी जरूरी है।
चाहिए और जहाँ पे लगे तनकीद करना ज़रूरी है। तो एक मैकेनिज्म मौजूद है, हाई अप्स मौजूद है, वहाँ पे आप जाइए, ज़रूर उनको शिकायत कीजिए कि जी ऑफिसर ताउन नहीं करा। शुएब, थैंक यू वेरी मच और इस मामले पर बात की। क्विक ब्रेक, एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए जी। वेलकम बैक वंस अगेन। वैसे तो सर्दियां आप जा रही हैं, लेकिन एक मसला जो है वो अभी भी मौजूद है और वो ये है कि जब आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, एंड समटाइम्स इतनी ड्राई हो जाती है कि एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेती है जिसे एक्जिमा कहा जाता है। और कभी कभी तो ये ना बहुत ज़्यादा स्वेयर भी हो जाती है और पेनफुल हो जाती है। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनकी स्किन जो है ना वो उतरना शुरू हो जाती है। अब इस बीमारी की वजह क्या है, क्या हमारी डाइट के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, क्या ये जेनेटिक है और इसका क्योर क्या हो सकता है और कौन कौन सी एहतियातें ज़रूरी है, हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज़ जल्द हैं डॉक्टर सादिया मुस्तफ़ा। ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि वो एक्जिमा के बारे में हमें क्या बताएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सादिया में ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक होंगी। एक्जिमा सबसे पहले बता दीजिए है क्या? अच्छा, ऐसा है कि इसका जो है ना कुछ लोगों को नेचुरली इसकी जैसे कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, आपकी फैमिली में रन करा होता है। ज़्यादातर बच्चों को होता है, तकरीबन जो आधे से ज़्यादा बच्चे हैं उनकी फैमिली में पेरेंट्स में से किसी ना किसी एक को जिल्द जो है वो ड्राइनेस और खुश्की की शिकायत होती है। तो एक आपको पहले ही जेनेटिक इस तरह का होता है, फिर आपका इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, तो आप ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उन चीज़ों को जो नॉर्मली लोग नहीं रिएक्ट करते। और फिर जो आपकी स्किन का बैरियर है, यानी नॉर्मली आपकी स्किन जो है वो वाटर कंजर्व करती है, प्रिजर्व करती है, लेकिन नॉर्मली ऐसे बच्चों में वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, स्किन नेचुरली ड्राई होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स मिलते हैं तो एक आपकी एक प्रीडिस्पोजिशन सी बन जाती है। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई ट्रिगर्स मिल जाएं, जैसे आप ऑलरेडी प्रोन हैं और फिर सर्दियां आ गई हैं, मौसम ड्राई हो गया है। हम इसमें फ़र्क कैसे करें? एक नॉर्मल जो स्किन की ड्राइनेस है जैसा आयशा ने बोला, या फिर वाकई एक्जिमा है, इसको फ़र्क कैसे करें, कैसे पता चलेगा? देखिए, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मली हमारी स्किन ड्राई होती है, जैसे सर्दियों में वैसे मौसम खुश्क हो जाता है, हीटिंग हम हीटर वगैरह चला देते हैं, स्किन वैसे ही वाटर लूज़ करती है तो ड्राइनेस हो जाती है। दैट टू एन एक्सटेंट इज़ ओके। लेकिन जब वो इतनी बढ़ जाए कि उसकी वजह से आपकी जिल्द जो है वो हर वक्त ड्राई रहे, उस पर रेडनेस जैसे आपने कहा आ जाए और इचिंग शुरू हो जाए, और ये ख़ास स्पॉट्स होते हैं जिस पे होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों में आपकी जो कोहनियाँ हैं, कोहनियों के सामने, रिस्ट के ऊपर, घुटनों के पीछे, फेस के ऊपर। अच्छा, और ये डॉक्टर सादिया एज स्पेसिफिक भी हो सकती है कि अगर बच्चे हैं तो उनमें ज़्यादा होगा, बड़े होके कम हो जाएगा, और किसी और बीमारी से लिंक्ड भी हो सकता है ये? तो जैसे हमने बताया जेनेटिक होती है ज़्यादातर केसेस में, तो ये बच्चों में ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करती है। तो 5 साल से कम उम्र बच्चों में, छोटे बेबीज़ में आप देखते हैं ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। तकरीबन 1 in 3 चिल्ड्रन, अ थर्ड ऑफ चिल्ड्रन विल हैव एक्जिमा। तो वो 5 ईयर से यंग एज में मैनिफेस्ट होती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो बच्चे बड़े होते हैं टीन एज तक, मोस्ट पीपल गेट रिड ऑफ इट। ज़्यादातर लोगों में ये ख़त्म हो जाती है, एडल्ट लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती। तो बहुत कम आपको एडल्ट्स मिलेंगे जिनको क्रॉनिक लॉन्ग टर्म एक्जिमा होता है। तो दूसरा ये होता है, चूँकि हमने बताया कि इसका जेनेटिक और इम्यून लिंक होता है। तो अच्छा डॉक्टर सादिया, वक्त हमारे पास कम है तो मैं चाहूंगी कि ये वाली चीज़ भी हम डिस्कस कर लें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम खुद कर सकते हैं और किस पॉइंट पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए इससे बचने के लिए? सोल्यूशन जो है वो इट लाइज इन आइडेंटिफाइंग ट्रिगर, कि क्या चीज़ इसको एग्रीवेट करी है, सबसे पहले वो पहचानना ज़रूरी है, उसको अवॉइड करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने बात की फूड में, आप देखें क्या चीज़ उसको कर रही है। फिर जो एकदम ड्राई वेदर आ रहा है, ऑलरेडी अपनी स्किन का ख्याल करना शुरू कर दें। कोल्ड, एक्सट्रीम हीट जब स्किन को लगती है तो आपकी स्किन ड्राई होती है, ऑलरेडी मॉइस्चराइजर्स यूज़ करें। अच्छा, उसके अलावा बहुत सी हम जो ये क्रीम्स कमर्शियल ब्रांड्स यूज़ करते हैं या वॉशिंग पाउडर्स यूज़ करते हैं, कोई ना कोई चीज़ उसको ट्रिगर कर रही होती है। आप उसको देखें, खासतौर पर जब कपड़े धोते हैं तो जो वॉशिंग पाउडर है उसको मेक श्योर करें कि आपने उसको अच्छी तरह धो के, कोई उसके रेमिनेंट्स, कोई उसके जर्रे जो हैं वो कपड़ों में, क्योंकि वो जब बच्चे फिर पहनेंगे फिर वो उनको इरिटेट करेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, और अवॉइड करना है आपने इचिंग को। अगर जब आप उसको एक जगह ऑलरेडी इरिटेटेड है, फिर उसको बच्चों ने इच करना स्टार्ट कर दिया है, उससे वो मजीद खराब हो जाएगी। एक आप इच स्क्रैच साइकिल में चले जाते हैं। तो कोशिश करें बच्चों के नेल्स जो हैं वो क्लिप करें उसको। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, क्या कोई मखसूस डाइट भी इसकी वजह हो सकती है एक्जिमा की? देखें, डाइट जो है ना वो डेफिनेटली ट्रिगर करती है। अब वो हर बंदे में इंडिविजुअल है कि वो कौन सी डाइट है जो आपको वो ट्रिगर कर रही है। कुछ बच्चों में ख़ास तौर पे जो काउज मिल्क होता है, गाय का दूध, या जो नॉर्मल दूध होता है, उसकी वजह से काउ मिल्क प्रोटीन की जो एलर्जी होती है उसकी वजह से भी एक्जिमा ट्रिगर होता है। एक्चुअली पहले एक्जिमा ट्रिगर होता है और फिर हम जब उसको देखते हैं कि क्यों हो रहा है तो उनको पता चलता है कि दूध की एलर्जी है। इसी तरह कुछ लोगों में नट्स की
एग्स की, बट यू विल नॉट नो अनटिल आप उसको गौर से अपनी डाइट को देखें, रूटीन को देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि अभी ये फ्लेयर अप हो रहा है तो हम क्या, बच्चा ऐसी क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, देन यू विल फाइंड आउट। हम उससे कहते हैं फूड डायरी आप रखें, आप जो है एक चार्ट रखें कि अब एक्जिमा बढ़ गया है तो हम बच्चे ने 12 से 16-18 घंटे में पीछे क्या उसने कंज्यूम किया। ओवर फ्यू डेज जब आप उस चार्ट को देखेंगे तो आपको एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाएगा कि यानी सबसे पहले चीज़ है जो हम डेली यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ ट्रिगर कर रही है इसको, और खाने पीने की कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बीमारी को ऐसे ही लेते रहते हैं कि इतना ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अगर इसका इलाज ना किया जाए और इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये कहाँ तक जा सकता है, कितना नुकसान हो सकता है इसका? अच्छा, इसकी ना ट्रीटमेंट से ज़्यादा इसकी मैनेजमेंट होती है। आप इसको यू कैन नॉट, अगर आप जेनेटिकली प्रोन हैं तो आप उससे सफ़र करेंगे, सिर्फ आपने उसके सिम्टम्स को मैनेज करना होता है। तो एक तो अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। जो लॉन्गर टर्म में, जैसे मैंने बताया, ज़्यादातर लोग उससे ग्रो आउट कर जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे बाय टीन एज 3 में से 2 बच्चे दे विल ग्रो आउट ऑफ इट, तो ज़्यादातर टाइम के साथ एक्चुअली बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोगों में स्किन की थिकनेस, स्किन जो है वो काफ़ी हार्ड और वो एक बड़े लंबे लॉन्ग टर्म में स्कार्स, तो ये इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से फिर ख़ासतौर पे बच्चों में, टीनेजर्स में मेंटल डिस्ट्रेस, उनको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता बिकॉज वो बॉडी इमेज के इश्यूज़ आ जाते हैं। अच्छा, और ऑइंटमेंट्स जो हैं वो कौन सी यूज़ की जा सकती हैं? कुछ लोग कहते हैं कि मक्खन बहुत ज़्यादा खा लेना चाहिए, लेकिन इसके अलावा लगाने के लिए मक्खन लगाना वो अलग किसी और को चाहिए, लेकिन जो अगर स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इसकी वजह से, एक्जिमा की वजह से, कौन से ऑइंटमेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं? अच्छा, इसका अव्वल फर्स्ट तो हमने बताया कि ट्रिगर्स, आप उस सिचुएशन में ना हो कि ये एग्रीवेट हो, लेकिन अगर ये एग्रीवेट हो गया है तो मॉइस्चराइज़र्स या जो क्रीम्स मिलती हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने स्किन को हर वक्त ऑयली रखना है, मतलब आपने जहाँ पे आपको स्पॉट है आप उसको मॉइस्चराइज रखें। अब वो आप बाज़ार की क्रीम से भी कर सकते हैं। हम ये कोशिश कहते हैं कि जो एक्जिमा के पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर बहुत कमर्शियल ब्रांड की फ्रेगरेंस वाली, जो खुशबू वाली या केमिकल्स वाली क्रीम्स होती हैं वो ना इस्तेमाल करें। मेडिकेटेड जो है नॉन फ्रेगरेंट ब्रांड्स यूज़ करें। सबसे सिंपल जो हमारे देहातों में यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करें आप, जैतून का ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आमंड ऑयल यूज़ करें, ऑयली रखें। और ये ना रखें कि दिन में एक दफ़ा की और छोड़ दिया, आप उसको जितनी दफ़ा देखें आप उसको करें। चलिए ठीक है डॉक्टर सादिया, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हैं लेकिन टाइम अनफॉर्चुनेटली कम है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, आप तशरीफ लाई, इस अहम मौजू पे हमें मालूमात दी। सो आप ये एहतियातें कर लें जो साहिबा बता रही हैं, तो मेरे ख्याल में स्किन बेहतर हो सकती है। वक्त का मुकाबला सख्त, आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।